तो राधे राधे मेरे कृषि योद्धाओं, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसको अपन इस वे में सोल्व करने वाले हैं, इस वे में पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद एनिमल हस्बेंड्री कहीं और से पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं रहेगी। इतना बेसिक से लेकर अपन एडवांस तक सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज जो अपन शुरू करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री, और ये जो लेक्चर है वो आपका रहेगा, अगर मैं प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा अभी आपको, तो डब्ल्यूओ के लिए सहायक कृषि अधिकारी की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है उसके लिए रहने वाला है। बाकी अगर आप प्री पीजी जो एमएससी एंट्रेंस होता है, सीयूटी पीजी या प्री पीजी की तैयारी कर रहे हो, या एएफओ की आप कर रहे हो, या कोई सा भी एग्जाम जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस मेंशन है, तो वहां पे हर जगह ये सफिशियंट रहेगा। इस लेवल का अपन मैटर देने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाइए और शांति से, क्योंकि सेशन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। और अगर कोई आपका ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम है तो पहले उसको निपटा के आ जाइए, क्योंकि क्लास में लगने वाला टाइम अपन पढ़ेंगे बहुत शांति से, प्यार प्रेम से, बहुत अच्छे से। सारे आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं एनिमल हस्बेंड्री को लेके वो सारे क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना अपन टाइम खराब किए, माँ शारदे को वंदन करके उनके आशीर्वाद से। और उनसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जो इस मंच पे खड़ा होके पढ़ाऊं या जो मैं चीजें समझाऊं, वो जो समझने वाली जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड जो वीडियो देख रहा है सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन शब्द के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये शब्द आ रहा है पशुपालन प्रबंधन, एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट। अब सबको पता है एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचें होती है, क्या क्या, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल। थर्ड ब्रांच ये है। अब इस ब्रांच का मैं बताऊं बेटा, सबसे छोटी ब्रांच है ये। मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, गाय भैंस के जो पूंछ मरोड़ते हो ना घर पे आप गाय भैंसों के, वही अभी अपन करने वाले हैं। थोड़ा उसको क्या करेंगे अपन, साइंटिफिक रूप में अपन भैंस पूछो, जो गाय भैंस हो उनके पूंछ अपने को मरोड़ने हैं, राइट। तो बहुत मजा आएगा। तो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, देखना अभी। ये मैटर छोटा है, ठीक है, मैटर छोटा है, और इसका जो वेटेज है क्वेश्चंस के अंदर वो बराबर रहता है। चाहे आप डब्ल्यू का उठा के देख लो, चाहे आप प्री पीसी का देख लो, चाहे सीयूटी का देख लो, चाहे आपके एएफओ का देख लो, जो भी कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लेना जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है, तो पोर्शन तो है छोटा और वेटेज है उसका बड़ा, या उनके बराबर, सिमिलर टू हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी, राइट। तो उनमें से जितने क्वेश्चन आते हैं इतने ही इसमें से आएंगे, और इसका सिलेबस छोटा है, कुछ भी नहीं, शुरू से बचपन से देख रहे हैं अपन, जब से पैदा हुए तब से गाय भैंस बकरी देख रहे हैं, और उन्हीं के बारे में पढ़ना है, और बड़ा मजा आने वाला है। तो देखो, पशुपालन प्रबंधन, एक शब्द आ रहा है इसमें पशु, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं लिव स्टॉक बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। पशु क्या होता है, अब ऐसे तो है नहीं भाई कोई सा भी पशु उसको उठा लिया और उसको पशु बोल देंगे। वे सारे अपन जिस कह सकते हैं वे जीव या वे पशु जिन्हें डोमेस्टिक रूप में, पालतू रूप में, पेट जिसको बोलते हैं ना, पालतू रूप में, पालतू रूप में पाला जाता है, और किसी न किसी वे में उससे क्या लिया जाता है, अपना फायदा लिया जाता है, अपना फायदा लिया जाता है, अपन उसको पशु कहते हैं। इतना क्लियर। भाई पशु किसे कहेंगे, ऐसा कोई भी जानवर या पशु जिसे डोमेस्टिक रूप में, जंगली रूप में नहीं, डोमेस्टिक रूप में, पालतू रूप में उसको अपने घर पे पाला जाता है, उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। ये जो अगला शब्द है ना, इस शब्द का मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी अपने। तो उस पशु को पालतू रूप के अंदर, पेट रूप में, पालतू डोमेस्टिक रूप में पाला जाता है। और क्यों पाला जाता है भाई, कोई भी मैं काम कर रहा हूं, आप एनिमल हस्बेंड्री क्लास देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको इसमें कुछ न कुछ, किसी न किसी वे में फायदा है। हो सकता है डब्ल्यूएमओ हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हो सकता है आपको एनिमल में इंटरेस्ट हो, मतलब किसी न किसी रूप में आपको इससे फायदा हो रहा है, तब ये चीज आप देख रहे हो। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी पालतू पशु जिसको मनुष्य पालतू रूप में या डोमेस्टिक रूप में रखता है, और उसके किसी न किसी रूप में उससे लाभ प्राप्त करता है। अब वो पशु से क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकता है, हो सकता है वो खेती के अंदर, जो पुराने आदमी थे वो किस में काम लेते थे, खेत जोतने के अंदर काम में ले रहे हैं, सांड को, बेल को, ठीक है। हो सकता है अपन क्या उससे दूध काम में ले रहे हैं, डेयरी के अंदर मैं काम में ले रहा हूँ, हो सकता है मैं उसका मांस काम में ले रहा हूँ खाने के लिए, हो सकता है मैं उसका चमड़ा काम में ले रहा हूँ बेटा, हो सकता है मैं उसको आवागमन के लिए या बोझा ढोने के लिए काम में ले रहा हूँ, है, या हो सकता है मैं उसके सींग काम में ले रहा हूँ, या उससे कोई मैं चर्बी निकाल रहा हूँ, उससे मैं दूध दही डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज कर रहा हूँ। मतलब किसी न किसी रूप में मैं उसका यूज कर रहा हूँ। और क्यों रखा हुआ है, उसको मेरे लाभ के लिए रखा है भाई। मेरे को जिस दिन वो लाभ नहीं देगा उस दिन मैं भगा दूंगा उसको। जिस दिन वो मेरे को कुछ बेनिफिशियल नहीं रहेगा मेरे लिए, तो मैं क्यों फालतू, इतना 13 रुपए किलो का चारा हो रहा है बेटा अभी, इतना महंगा चारा क्यों खिलाऊंगा, उसकी देख रेख क्यों करूंगा बिना काम, इतनी मेहनत इतने एफर्ट्स क्यों लगाऊंगा।
मेरे को उससे कुछ ना कुछ लालच है, तब मैं रख रहा हूँ। और वो लालच किसी भी वे में हो सकता है, फूड के रूप में हो सकता है, वो में भी हो सकता है, वो आपको आवागमन के लिए कोई लोड का काम करवाना हो, खेत जोतना हो, या हो सकता है उसको मार के चमड़े के आपको कोई बेल्ट वगैरह, लेदर शूज वगैरह बनाने हो, या हो सकता है उसके बाल काम में लेने, उसके सींग काम में लेने, उसकी आंख काम में लेने, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पर मेरा लालच है तब मैं उसको पाल रहा हूँ। उसको अपन क्या कहेंगे? पशु कहेंगे। अब दूसरा शब्द आता है बेटा अपने पास, यहाँ पे देखो, पशुधन प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसको अपन कहते हैं। तो मैनेजमेंट में एक पशु का थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये एक गाय में बना देता हूं, ये चलो, ये पीछे जो अपनी गाय है, ये क्या है? गाय। अब मैं कह रहा हूं उसका प्रबंधन। प्रबंधन में क्या क्या चीजें आएगी? सिलेबस पे तो बाद में जाऊंगा मैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। प्रबंधन में क्या क्या चीजें आएगी? सपोज दैट आप हो, ये मैं बढ़ा देता हूं, ये कौन हो? आप हो, ये ठीक है, ये आपके बाल हैं, ये कान है, और ये कौन हो? आप हो, राइट। अब आपका मैनेजमेंट मतलब आपका प्रबंधन कौन कर रहा है? आपका परिवार कर रहा है। और उस प्रबंधन में क्या क्या आता है बेटा? आपके जन्म से लेके आप जिस दिन जन्मे थे ना, जो घूघरी पता से बांटे थे ना, है ना, प्रोग्राम किया था ना पंडित को बुला के आपका नामकरण, वहां से लेके आपके कपड़े, आपकी स्टडी, आपकी आंगनबाड़ी, आपका खाना पीना, फिर आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, आपके और जो अननेसेसरी जो शौक है वो हो गए, फिर आपकी शादी, शादी का खर्चा, फिर आपके बच्चे, मतलब ये सारा जो मैनेजमेंट है, रहना, आपका कपड़े, आपका खाना, आपका शौक, आपको आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, आपको किताब चाहिए, बैग चाहिए, ये सारी चीजें मैनेजमेंट कौन कर रहा है? अपना परिवार कर रहा है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो मैं कह सकता हूँ एक बच्चा है जिसका नाम अपन कुछ भी एक्स वाई जेड रख सकते हैं, एक्स वाई जेड बच्चा है, तो उसका जन्म से लेके उसका जो लक्ष्य है जीवन का, जहां वहां तक वो पहुंच रहा है, उसके बीच की जो सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको अपन कह सकते हैं एक्स वाई जेड मैनेजमेंट। तो वैसे ही पशुपालन, पशु का पालन कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया उसको डोमेस्टिक रूप में। उसका प्रबंधन, तो एक पशु के लिए क्या क्या प्रबंधन कर सकता हूँ बेटा मैं? जैसे मैंने एक गाय ली खरीद के, एक गाय खरीदी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने एक गाय खरीदी, अब उसका मैनेजमेंट क्या क्या करूंगा मैं? मैंने गाय ली तो मैं ऐसा तो है नहीं कि बिना ब्याने वाली गाय लूंगा, ऐसी गाय लूंगा जो ब्यात आगे बच्चा भी दे। तो मैं यहां से शुरू करता हूँ कि मैं ये गाय लेके आ गया बेटा। अब ये इसका मैं शुरू से देखूं ना अगर मैं, तो फिर इसमें आएगा अपने पास एआई। एआई, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसुमेशन जिसको बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान मैंने करवाया। कृत्रिम गर्भाधान में मैंने क्या करवाया? इसमें सीमेन लगवाया इसके। अब कौन सी वेराइटी का था, कहाँ कौन सी विधि से दिया गया, कितना सीमेन चाहिए था, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा आउटर आइडिया आपको। सीमेन लगवाया, सीमेन लगवाने के बाद बेटा आता है अपना गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि, अब गर्भकाल अवधि किसको कहेंगे अपन? मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ेंगे ना बहुत डिटेल स्टडी करेंगे इनके बारे में। गर्भकाल अवधि किसे कहेंगे? जिस दिन ये प्रेगनेंसी इसकी हुई उस दिन से लेके इसकी डिलीवरी तक, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक इसका प्रसव हो रहा है, उसके बीच का जो टाइम आपके ड्यूरेशन है, उसको क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि, जो सब में अलग अलग होती है। जैसे बकरी में 152 हो गया, ठीक है, भैंस में अलग हो गई 282 हो गया, आपके भैंस में 310 दिन हो गए, तो वो क्या है? गेस्टेशन पीरियड। अब इस गेस्टेशन पीरियड के बीच में, इन 310 दिन के बीच में मेरी भैंस, इन 282 दिन के बीच में मेरी गाय को जो जो नीड की जरूरत थी, प्रॉपर चारा, ठीक है, प्रॉपर रहने के आवास, इसकी कितने स्पेस चाहिए, कौन सी विधि से रख रहा हूँ, वो सारी इसी में आएगी। हेड टू हेल, पूंछ से पूंछ विधि, मुंह से मुंह विधि, फेस टू फेस विधि, वो सारा इसी में आएगा मेरे बेटा, ठीक है। फिर चारा डाल दिया, रहने का मैंने व्यवस्था कर दी, और क्या, इसको संतुलित आहार मैंने दिया। अब चारे के अंदर भी इसमें दो तीन चीजें पड़ेंगे। मैंने इसको सूखा चारा खिलाया या मैंने इसको गीला चारा खिलाया, है साइलेज, ठीक है, साइलेज। मैंने इसको बंटा कितना दिया, जिसको आप दाना बोलते हो, वो कितना दिया, पानी कितना पिलाया, वो सारी चीजें इसमें आ गई। 282 दिन मैंने इसकी खूब अच्छे से देखभाल कर दी। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं मेरे बेटा। फिर क्या हुआ? इसका हुआ प्रसव, क्या हुआ बेटा? डिलीवरी इसकी हुई। तो इसमें अपन पढ़ेंगे बच्चा देने की क्रिया क्या कहला रही है। गाय में काल्विंग कहला रही है, भेड़ में लैम्बिंग कहला रही है, बकरी में क्या कहला रही है, ठीक है, किडिंग कहला रही है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। सुअर में क्या कहला रही है, ठीक है, चलो प्रसव हो गया। प्रसव होने के बाद अपने पास आ गया छोटा बछड़ा, बछड़ा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बछड़े को क्या बोलेंगे? बछड़े को क्या बोलेंगे? बछड़े के मांस को क्या बोलेंगे? बछड़े को होते ही इसका वजन कितना होगा? 25 से 45 किलो तक इसका वजन होना चाहिए बेटा। फिर बछड़ा हो गया, इसका वजन भी इतना हो गया। फिर आता है अपने पास खीस, कोलेस्ट्रम। अब खीस क्या होता है? ब्यात के बाद में, ब्यात के तुरंत बाद जो गाय या जो अपना मादा पशु है, उससे एक गाढ़ा पीला रंग का एक लैक्टिकल क्षरण प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ये हल्का रेचक होता है, मतलब दस्तावर। और जो आपका बच्चा है उसको 1/10 भाग, उसके वजन का 1/10 भाग खीस पिलाना चाहिए फर्स्ट वीक में। और इससे क्या होता है? उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, राइट, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं
अच्छी मतलब इंप्रूव हो जाती है और बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। चलो खीस के बारे में मैंने पढ़ लिया, बच्चे को खीस पिला दिया। अब क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसमें 0 से लेके 6 महीने तक इसको मैंने क्या की, इसकी देख रेख की। वो फिर से वही मैनेजमेंट, सुई घूम रही है बेटा यहाँ से, फिर से उस बच्चे का मैंने मैनेजमेंट किया, राइट। फिर इस बच्चे को जब ये क्या हुआ, अपना जिसको अपन बोलते हैं मेच्योर होना, मेच्योर जब हुआ तो फिर से इसको मैंने ये देखा कि इसमें मेरे को जो आर्टिफिशियल इंसुमेशन करवाना है, सीमेन करवाना है, वो प्राकृतिक विधि द्वारा करवाना है या कृत्रिम विधि द्वारा कराना है। प्राकृतिक विधि द्वारा कराना है तो मैंने क्या किया, बछड़ी की जो उम्र हो गई थी, इसका वेट हो गया था कि कितने वेट के बाद ये गर्भ धारण के लिए रेडी हो जाएगी या मेच्योर हो जाएगी। देन में उसको क्या करा, गौशाला में लेके गया, ये अपन कहते हैं नेचुरल विधि में, अपन सांड के पास उसको लेके गए। और अगर मैंने एआई उसमें करवाना था, एआई आर्टिफिशियल इंसुमेशन, कृत्रिम गर्भाधान, जो सर्वप्रथम किसने किया था, डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था, राइट। संपत कुमारन ने। अभी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैंने ये समझा है कि एक बच्चा हुआ, जब अपना बछड़ा हुआ, उस बछड़े को या उस बछड़ी को यहां से शुरू से पालने से लेके, और पाल क्यों रहे थे, लक्ष्य मत भूल जाना। अपन ये क्लास क्यों पढ़ रहे हैं वो मत भूल जाना, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ वो मैं अगर भूल गया तो मैं लाइन से आउट हो जाऊंगा, आप भी आउट हो जाओगे। ये सब चीजें मैंने की बेटा, ये पूरा सर्किल जो बन गया मेरा, इतना मेहनत की, मजदूर लगे, इसको रहना खाना पीना सारी चीजें देखी, क्योंकि अपने फायदे के लिए। अब मेरा फायदा क्या हो सकता है इससे, हो सकता है मैं इससे दूध बेचता हूँ, हो सकता है मैं इससे क्या मांस बेचता हूँ। जैसे मेरा बकरी फार्म है तो इतनी सारी बकरियों का क्या होता है, उसमें मांस के ऊपर जाती है। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन आते हैं और यही एनिमल हस्बेंड्री है मेरे बेटे, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में कुछ नहीं। और इसी चीज को अपन इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं आज कि आपने लाइफ टाइम कभी नहीं पढ़ा होगा और ना पढ़ोगे इतना अच्छा। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आपको मजा आएगा। पर यह है, इस जर्नी में, इस छोटी सी यात्रा में मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, पर रहना मेरे साथ एंड तक। आप खुद कहोगे कि यार सही में वाकई में ऐसे पढ़ते हैं अपन, रटेंगे नहीं, समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, हो सकता है मांस के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई। और मैंने ये क्यों कर रहा था, अपने फायदे के लिए। और उसी को तो मैं क्या कह रहा था, पशुपालन कह रहा था। तो इसमें अपनी दो चीज क्लियर हुई है मेरे पास। एक तो कि पशुधन या लिव स्टॉक किसे कहते हैं, वे सारे पालतू पशु जिन्हें डोमेस्टिक रूप में रखा जाता है अपने फायदे के लिए, वो क्या कहलाते हैं, पशुपालन कहलाते हैं, ये पशुधन कहलाता है, पशुधन। फिर पशुपालन क्या आएगा, पशुपालन उन सभी पालतू पशुओं के लिए ऐसी उचित विधियां, वो उचित व्यवस्था करना ताकि उससे अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, उसको पशुपालन प्रबंधन कहेंगे मेरे बेटा, राइट। अब आगे चलते हैं अपन। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बता दिया है, राइट। आगे देखते हैं बेटा, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में देखो सेम चीजें आएगी। इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन रूरल इकोनॉमी। सबसे पहला काम ही कोई काम कर रहा है तो बेटा पैसे के लिए कर रहा है। बाप ना बेटा सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। और एक लाइन याद आई इस पे मेरे को, ये बड़े वाली बात से एक लाइन याद आई कि जुगनुओं ने पी ली है शराब, कि जुगनुओं ने पी ली है शराब, अब वो सूरज को गालियां देंगे। जुगनुओं ने पी ली है शराब, अब वो सूरज को गालियां देंगे। और जो कभी बैठने नहीं देते थे, जो कभी बैठने नहीं देते, मेरा वादा है एक दिन वो कुर्सियां देंगे। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिव, मजा आने वाला है सेशन में। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पैसा होगा ना तो जो बैठने नहीं देते ना वो कुर्सियां छोड़ेंगे आपके लिए। तो इकोनॉमी जो महत्वपूर्ण है, तो अपन मैंने पहले ही बताया कि कोई भी काम कर रहे हैं अपन फायदे के लिए कर रहे हैं। फायदे में सबसे बड़ा क्या है बाप ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया क्या है, इकोनॉमी है अपनी, पैसा है बेटा, करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद में देखो केयर एंड मैनेजमेंट। अब केयर एंड मैनेजमेंट में एक गाय की केयर और मैनेजमेंट में ये तो है नहीं उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाओगे गाय को, उसके शेडो शेड करवाना है या आपको कुछ उसके ब्लीच और कुछ भी XYZ करवाना है, वो तो होगा नहीं। केयर एंड मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, गाय के लिए, बछड़े के लिए, एनिमल्स अपन पढ़ रहे हैं। अपने एनिमल सब्जेक्ट में इसमें क्या क्या दिया हुआ देखो, काऊ, बफेलो, शीप, गोट, ठीक है, कैमल और पोल्ट्री। अपने को दिया हुआ गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी, राइट। इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अपन सुअर के बारे में भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जो आपके याक वगैरह आता है उनके बारे में पढ़ लेंगे मेरे बेटा। पर इन चीजों के बारे में पढ़ना है। अब इसकी केयर करोगे काऊ की या बफेलो की या शीप की, तो केयर वो आपके बाबू सोना वाली केयर तो करोगे नहीं है, बेबी खाना खाया नहीं खाया, कहाँ पे हो, क्यों हो, किसके साथ हो, कब आओगे, फलाना ढिगना, मैंने मना किया था क्यों गए, वो कर दिया ये कर दिया, वो केयर नहीं करनी इनकी। ठीक है, इनकी केयर में क्या आएगा, टाइम टू टाइम इनको चारा, टाइम टू टाइम इनको पानी, संतुलित आहार, ठीक है, रहने की उचित व्यवस्था, इनके जो रोग वगैरह अगर कुछ हो जाता है। अब ऐसे तो है नहीं मैं एक बच्चा लेके आया गाय का, मेरे गाय ने बच्चा दे दिया, मेरे को धड़ाधड़ दूध दे रही है, मैं डेयरी में दे रहा हूँ, हमेशा ही स्वस्थ रहेगी। ऐसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या ऐसे कुछ डिजीज भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ बैक्टर भी हो सकते हैं कि वो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, इफेक्ट करेंगे और उसमें रोग पैदा हो जाएगा। तो बेटा अपने को रोग और उनके निदान, उनका कंट्रोल प्लस उनका मैनेजमेंट भी इसी में आएगा, केयर एंड मैनेजमेंट में। आगे देखते हैं मेरे बेटा क्या है। और फिर न्यूली बोर्न काल्फ, काल्फ किसको बोलते हैं, बछड़े को, हेफर्स, हीफर्स,
राइजिंग क्लेव्स फ्रॉम 0 to 6 months। मैंने बताया ना कि एक बच्चे की 0 से 6 महीने तक ज्यादा केयर करनी पड़ती है, तो वो जितनी भी केयर है वो सारी एनिमल में अपन पढ़ेंगे। ब्रीडिंग बुल एंड काउ, ठीक है, बिफोर ए आफ्टर पास्चुराइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं आपकी। देयर, ये देखो डिजीज के बारे में, यहाँ पे आप देखो, मैंने बोला ना अभी डिजीज, डिजीज ऑफ लिव स्टॉक, उनके रोग पढ़ना है और उनका क्या पढ़ना है अपने को, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अपने को पढ़ना है बेटा। उसके बाद में अपन क्या देखा, जो ब्रीड्स हैं, जो आपकी अपन कह सकते हैं नस्लें जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ एनिमल हस्बेंड्री का जो बेसिक्स आपका क्लियर है ना, जो मैं 3 क्लास लूंगा, सिर्फ 3 क्लास लूंगा मैं एनिमल हस्बेंड्री की, और वो तीनों क्लास अगर मैं 100% कह सकता हूँ ऑनेस्टली आपने देखी है ना, मन लगा के, ईयरफोन लगा के, तो एनिमल हस्बेंड्री के कोई भी पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन 10 में से आप 5 से लेके 6 क्वेश्चन सिर्फ 3 क्लास से कवर करोगे, फंडामेंटल से, इतने अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चन उसके बचते हैं ना, 4 से 5 क्वेश्चन, वो पूरी ब्रीड से, पूरे सिस्टम से आएंगे। बाकी इन 3 क्लास में मैं इतना कवर करवा दूंगा। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, ये 3 क्लास देखने के बाद आप खुद सोल्व करोगे बेटा, ठीक है। अभी अपन आगे चलते हैं, क्लास शुरू ही नहीं हुई और इतना टाइम अपन ने खर्च भी कर दिया, पर कोई नहीं, अपने को लॉन्ग टर्म पढ़ना है, जैसे दुनिया पढ़ रही है वैसे नहीं पढ़नी। मैटर की कोई कमी नहीं है, किताबें भरी पड़ी है एनिमल हस्बेंड्री की, 100 200 200 500 किताबें डेली नई रिलीज हो रही है। लिखा हुआ मैटर बहुत पड़ा है, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, सबके पास पड़ा है, कोई भी खरीद सकता है 350 रुपए में किताब। उस मैटर को एनालिसिस करना, उसको याद करना है, उसको अप्लाई करना है, वो पूछे तब अपने को जवाब देना है, और अपने को एग्जाम क्रैक करना है बेटा, ठीक है। माइक लगा हुआ है ना, ये डब्ल्यू का थोड़ा सा कोर्स का है, तो मैंने ये डाल दिया है पहले से, इसका वीडियो पूरा कैरिकुलम डाला हुआ है सिलेबस का, किस हिसाब से आप देख लेना यार, इतना टाइम है नहीं दोबारा बार बार चीजें। अब देखो हिंदी में सिलेबस बता देता हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व, नवजात बछड़े या बढ़िया की देखभाल और उसका प्रबंधन 0 से 6 महीने तक, और पहले और बाद में पशुओं का सामान्य संक्रमक एवं संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, नियंत्रण, संतुलित राशन, और गाय की महत्वपूर्ण विदेशी नस्लें, भेड़ बकरी ऊंट, और चारा और आवास, राइट। आगे चलते हैं बेटा मेरे, इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना, तो मैं मेरा परिचय तो देना भूल ही गया आपको, बाकी मेरे परिचय की जरूरत नहीं है। माय नेम इज, आगे मेरे को नहीं आती इंग्लिश, मेरा नाम वीर विकास गुर्जर है, ठीक है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का परिचय देखते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री का परिचय। मेरे को नहीं लगता अब कुछ बच रहा है, मैंने इतना परिचय दे दिया है इसका, ऑलरेडी इतना परिचय दे दिया है मैंने। फिर भी अगर कुछ बचता है तो मैंने वो चीजें सारी आपको बता दी कि पशुपालन में अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। अब एक चीज आती है बेटा, मैं थोड़ा 2-3 शब्द, आयु, जिसको अपन कहते हैं एज, ये मैं अगर आपसे डेफिनेशन पूछूं कि आयु या एज क्या होती है, तो आप मेरे को क्या अपने शब्दों में बताओ। यहाँ पे अपन बिल्कुल लोकल बात कर रहे हैं, मैं कहूँ आयु, उम्र, उम्र का ही होगा, तो क्या होती है उम्र, क्या होती है उम्र? सारे जो सजीव हैं, जो लिविंग हैं, जिसने जन्म ले लिया वो तो मरेगा, तो उम्र क्या होती है? देखो सुनना लाइन को, 1-2 शब्द उसमें मार्क करना मेरे, कि किसी भी पशु या सजीव की उसके जन्म से लेके बेटा, उसके जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक नेचुरल डेथ जो हो रही है ना, उसकी नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का अंतराल है, उसकी क्या कहलाएगी? एज कहलाएगी। और ये सबकी अलग अलग होती है, अभी आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अपना एक टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है उससे, पशुओं की आयु ज्ञात करना, जिसमें अपन देखेंगे कि सींग द्वारा कर रहे हैं, दांतों द्वारा कर रहे हैं, खुर देख कर रहे हैं, बाह्य दशा देख के कर रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा। आईसीपीएम बटा आईसीपीएम जो दंत सूत्र है उससे अपन ज्ञात करेंगे, बड़ा आनंद आएगा इन चीजों में। आप आपके घर पे जाना, भैंस को बोलना ये कर, दांत दिखा, और फिर बता देना इतने साल की हो गई है। मम्मी अपने बड़ी वाली जो बछिया है, बड़ी वाली जो भैंस है, बड़ी वाली जो पाड़ी है, वो इतने साल की हो गई। मम्मी देखेगी यार इसको कैसे पता, ये कभी बाड़े में तो घुसा ही नहीं है, तो डायरेक्ट भैंस की उम्र बता रहा है, क्या चक्कर है, कहाँ से सीख क्या है? तो मेरा नाम मत लेना ना वहां पे, अभी मैं सिखा जरूर दूंगा आपको। तो एज किसको कहेंगे मेरे बेटा? एज अपन कहेंगे किसी भी जीव का जो अंत निश्चित है, ठीक है। जीव जहां पे कह दिया तो मृत्यु आनी है बेटा। तो जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, जैसे कोई आदमी है, सपोज दैट मैं हूं, ठीक है, तो मेरा जन्म हो गया सपोज 2000, ठीक है। अब नेचुरल डेथ बेटा, नेचुरल डेथ, ऐसा नहीं बीच के में जमीन का मामला था, किसी ने गोली टपका दिया तो वो तो 16 साल का ही मर गया, तो ये थोड़ी है उसकी 16 साल ही एज। बीच में कहीं से गिर के मर गया, कुछ और XYZ रोग लग गया, तो ये थोड़ी है उसकी 24 साल 26 साल 27 साल ही एज हो गई, नहीं। उसके जन्म से लेके एक शब्द है प्राकृतिक, नेचुरल डेथ, उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है वहां तक का जो बीच डिफरेंस है उसको अपन एज कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी गेस्टेशन पीरियड का बताया था कि गर्भकाल अवधि क्या होती है, गर्भकाल अवधि, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये मैंने आपको बताया था कि जब डिलीवरी जो, सॉरी, उसका प्रेगनेंसी जो होता है, ठीक है,
गर्भधारण, हिंदी में बोलूं गर्भधारण से लेके बेटा प्रसव तक, गर्भधारण से लेके प्रसव तक का जो बीच का जो समय है 8 महीने 9 महीने 310 दिन 282 दिन 152 दिन 148 दिन, ये जो टाइम है ये क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है आपका। तो वैसे ही एज का मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन में अपन और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अब मैं कुछ शब्द पहले, चलो शब्द बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं अपन। आई थिंक सबको सही से दिख रहा होगा, ये डन। देखो परिभाषा देखो, एनिमल हस्बेंड्री लिव स्टॉक, ऐसे पालतू जानवर फार्म एनिमल जिनसे आय की प्राप्ति होती है। ये जो आय शब्द है ना इकोनॉमिक, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको इनकम चाहिए, इसलिए बेटा आप पढ़ रहे हो। जिनसे आय की प्राप्ति होती है, और आय की प्राप्ति दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन या चमड़ा उत्पादन या ऊन उत्पादन या बोझा ढोने के रूप में हो सकती है। पशुधन के उदाहरण देखो, गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर ऊंट घोड़ा गधा खच्चर है। कुत्ता बिल्ली खरगोश एवं पोल्ट्री ये सभी पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं बेटा। अब आगे देखो पशुधन इकाई, पशुधन इकाई अपन अगर कहें कि मेरा डेयरी यूनिट है या मेरे पास एनिमल यूनिट है, तो उसमें क्या एक से अधिक होते हैं, जैसे 2 सुअर है 3 बछड़े हैं 5 बकरी है 1 गाय 1 भैंस, तो ये मिला के मैं कह सकता हूँ ये मेरा फार्म है, ये मेरी यूनिट है। आगे देखते हैं मानव के द्वारा, महत्वपूर्ण है देख लेना, मानव के द्वारा, मैं मार्क कर देता हूं, मनुष्य के द्वारा पहला पाला गया डोमेस्टिक रूप में जानवर कौन सा था, कुत्ता था बेटा। और मानव के द्वारा पहला पाला गया प्रथम रूमंथी जानवर कौन सा था, बकरी है। अब रूमंथी क्या होता है ये आगे अपन देखेंगे, ठीक है, थोड़ा जनरल चीज देख रहे हैं अपन। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था, सेकंड रूमंथी जानवर जो था वो बकरी था। मानव के द्वारा पाला गया अंतिम जानवर घोड़ा है, अंतिम जानवर घोड़ा है। घोड़े के बाद में कोई भी ऐसी जंगली वेराइटी को उसने डोमेस्टिक रूप में स्थानांतरण नहीं किया है बेटा। उसके बाद में देखते हैं मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पक्षी, सबसे पहले कबूतर पाले थे उसने। तब क्या है व्हाट्सएप वगैरह इंस्टा स्नैप ये था नहीं, आपके ट्विटर वगैरह एक्स वगैरह जो है वो थे नहीं, तो मैसेजेस जब भेजने होते थे प्रेमी को प्रेमिका के लिए, तो उन्होंने क्या किया, कबूतर पाले, कबूतर पाले। कबूतर था भोला आदमी, ले जाता था उनके चिट्ठी संदेश बिना किसी दाने के, है ना, चार्ज के, नेट के रिचार्ज के। तो कबूतर उन्होंने पाले, पर कुछ कुछ क्या है खराब लोग थे, उन्होंने क्या किया फिर कबूतरों को पकड़ने लग गए। वो संदेश लेके आता, वापस रिप्लाई देने की जगह क्या करते, कबूतर को पकड़ लेते वो, है ना। तो ऐसे लोगों से बचो। तो कबूतर, अभी एक चीज आपने नोटिस की होगी, प्रेजेंट टाइम में जो छोटी चिड़िया आती थी ना अपने, और कबूतर, और एक को क्या बोलते हैं यार, हाँ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, आएगा तब बताऊंगा। ये अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले लोग समझते नहीं थे। 2-3 साल पहले एक ट्रेंड आया था कि अपन जो टावर लगवा रहे हैं उससे रेडिएशन फैलेगा और ऐसे होएगा वैसे होएगा, तो सबने दबा के स्टेटस ठोका था, 10वीं पास ने MA BEd सबने व्हाट्सएप पे हर जगह। वो समझते नहीं थे, पर वो देखा देखी में लगा दिए थे, पर वो रियल चीज थी वो। उसकी वजह से जो रेडिएशन जो अपने को दिखती नहीं है, जो विकिरणें जो है अपनी, विकरणे आप समझते हो ना, रेस जो है, उनकी वजह से वो चिड़िया वगैरह वो सब खत्म हो गई। आप खुद गौर करना, एक बार शांति से बैठ के देखना, जो 4-5 साल पहले जो आपको चिड़िया कबूतर जो इतने देखते थे, दिखते हैं क्या कभी? हम, मेरे को तो दिखे नहीं, मैंने ऑब्जर्व की ये चीज। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है अपने को। टेक्नोलॉजी अपने लिए अच्छी भी है और बुरी भी है, अपने एनवायरमेंट के लिए अपने नेचर के लिए। तो थोड़ा सा इन साधनों का कम यूज किया करो, है ना। कबूतर वापस से लाओ आप, तो कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन वाला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड किधर से होगी, हाँ हाँ हो गई भाई। अब देखो जानवरों का वर्गीकरण, अपन ने बता दिया कि जानवर क्या है क्या नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। मैंने जानवरों के वर्गीकरण को अपने को 3 रूप में किया गया है। अभी जो शब्द है ना इसकी शब्दावली वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज अपन ले रहे हैं इधर उधर का, ठीक है। जानवरों का वर्गीकरण में अपन पढ़ेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूमिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा रूमेंथी। क्या बोलते हैं? रूमेंथी, रूमेंथी जानवर। दूसरा होता है बेटा कौन सा आपका, शूडो रूमिनेट। अब इसको समझना, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, आभासी रोमेंथी। तीसरा होता है अपना नॉन रूमिनेट्स, मतलब एरोमेंथी। भाई एक तो होगा रूमिनेट, एक होगा नॉन रूमिनेट। भाई एक तो या तो जाएगा एक नहीं जाएगा, और एक होगा बीच का। समझो इसको, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और शूडो रूमिनेट। अब जो रूमिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। जो शूडो रूमिनेट है वो भी जुगाली करते हैं, अपन इसको बोलते हैं आभासी जुगाली। क्या बोलते हैं? आभासी जुगाली, जिसको अपन कह सकते हैं कि ट्रू नहीं होती, सत्य जुगाली नहीं करते हैं, जुगाली करते हैं, बट सत्य जुगाली कौन करते हैं? रूमिनेट वाले करते हैं। और जो नॉन रूमिनेट सबसे आ रहा है, नॉन एरोमंथी, ये जुगाली करते ही नहीं है बेटा, जुगाली करते ही नहीं है। अभी इनको किस हिसाब से बांटा है, इनके आमाशय के आधार पे बांटा है। तो मैं ये क्लासिफिकेशन में सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा, पहले जनरल चीजें पढ़ेंगे देन पढ़ाऊंगा, और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, और बहुत ट्रिक से अपन पढ़ने वाले इजी लैंग्वेज में,
ठीक है, इनके अभी उदाहरण देख लेते हैं अपन सिर्फ। रूमंथी जो जुगाली करते हैं, गाय जुगाली करती है आपकी, देखा होगा आपने। वैसे ये जो तानसेन वगैरह खाते हैं ना, जर्दा क्या बोलते हैं उसको, खैनी तंबाकू, वो भी जुगाली करते हैं, तो वो भी रूमिनेट में आते हैं बेटा। जितने भी लड़के या लड़कियां या जो भी एक्स वाई जेड, दादा ताऊ चाचा चाची, जो भी आपके तानसेन खैनी जर्दा दिलबाग जो भी है, क्या क्या आती है, रजनीगंधा, वो जो खाते हैं ना, मेरे भी 2-3 दोस्त है जो रूमिनेट में आते हैं, है ना। वो किस में आते हैं, रूमिनेट में आते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मिथुन, जिराफ, हिरण और नीलगाय, रोज जिसको आप बोलते हो, ROSE, वो वाला रोज नहीं, ठीक है, ये वो वाला रोज जो अपने किसानों की फसल को खा जाता है, वो वाला रोज है। तो गाय भैंस भेड़ बकरी को देखना, ये चारा खा लेती है, चारा खाने के बाद आप दूसरी जगह उनको ले जाके बांध दो, तो भी वो क्या है, बेटी बेटी ऐसे करती रहेगी जैसे मेरे दोस्त करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जुगाली करने वालों को रूमिनेट में बोलते हैं। अब इनका पेट जो है 4 भागों में बटा हुआ होता है मेरे दोस्तों की तरह, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा उनकी फोटो के साथ, है ना। अभी अपन बात करते हैं, फिर आते हैं आभासी रूमंथी। आभासी रूमंथी मतलब मेरे जैसे, ठीक है, ये तानसेन वानसेन कुछ भी नहीं खाते हैं बेचारे, पर ये कभी कभी क्या है, ऐसे खाली बैठे बैठे उनके साथ है ना, ऐसे मुंह चलाते रहते हैं, है ना। या कुछ ऐसे कोई कॉपी का पेज खा लिए, कोई पेन को खा लिया, रूल को खा लिया, तो वो कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है, तो इनको बोलते हैं सूडो रूमिनेट। ये जुगाली तो करते हैं पर सत्य जुगाली नहीं होती, जैसे ऊंट हो गया, लामा हो गया, इसमें मेन 2 ही उदाहरण है सूडो रूमिनेट के। फिर आता है नॉन रूमिनेट। नॉन रूमिनेट जो कुछ भी नहीं करते, बस खा पी के सो जाते हैं, ठीक है, इनका जुगाली बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सुअर, सुअर को कभी देखा है, सुअर खा लिया पी लिया, मोटा तगड़ा हो गया, या तो उसको मांस के लिए काट देते हैं, या उसके बच्चों को दूध पिलाता है, या उसका दूध बेच देते हैं, उसका घी बेच देते हैं, उसकी चर्बी बेच देते हैं। सुअर को कभी देखा है ऐसे जुगाली करते हुए, नहीं, नहीं करते। लड़कियां भी इसी में आती है, ठीक है, रूमिनेट में आती है, क्योंकि वो भी चप 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 मुंह उनका चालू रहता है ना कुछ कुछ का। तो एरोमंथी में कौन कौन आएगा बेटा, सुअर, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बंदर, हाथी। बंदर इसमें आता है, बंदर जितनी देर खा रहा है, मूंगफली छील के खा लिया, उसके बाद में वो ऐसे नहीं करेगा। बंदर भी, हाथी भी नहीं करेगा, कुत्ता बिल्ली खरगोश भी नहीं करेंगे, ये जब खाते हैं उसी टाइम उसका सारा कुछ मामला फिनिश कर देते हैं। तो ये चीज हमने देखी कि पशु मेनली 3 प्रकार के थे। अभी आगे इनका पढ़ेंगे कौन से रूमिनेट जो जुगाली करते हैं बेटा, नॉन रूमिनेट जो जुगाली करते ही नहीं है, सूडो रूमिनेट जो आभासी जुगाली करते हैं, राइट। आगे चलते हैं बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब आएगा मजा। अभी पढ़ना तो शुरू ही नहीं किया मैंने टॉपिक, और मेरे को लगता है आधे घंटे का वीडियो हो गया हो, पर मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ यार, जानवरों का टेक्सोनोमी के हिसाब से। इनका किंगडम जो है वो है एनिमिला। एनिमिला, ठीक है, क्या है, एनीमिया, एनिमिला, एनिमल से समझ जाओगे आपकी जानवर है, ठीक है, एनिमिला कर लो आप। फाइलम जो है इनका वह है कोरेडिना, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो, ठीक है। क्लास है उनकी है मेमेलिया, क्या है, मेमेलिया। मेमेलिया, अब जब बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने चीज देखा होगा, मेमेलिया उनके लिए यूज होता है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां, ब्रेस्ट जो चीज है ना, स्तन ग्रंथि है, वो आप समझ जाओगे यहाँ से। ऑर्डर है इनका, ऑर्डर में ये 2 प्रकार के हैं मेनली, ठीक है, अपन उनको नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते हैं एक तो विभाजित खुर वाले और एक अविभाजित खुर वाले। विभाजित खुर वाले कौन से होते हैं, जिनके खुर में ऐसे बीच के में अंदर क्या होती है, खांच होती है, विभाजन होता है उसको, है ना। तो इसमें क्या क्या आते हैं, देखो जीनस में देखो बोस इंडिकस टार्टरिस, ये इनकी स्पीसीज वगैरह है। तो अभी आगे पढ़ेंगे अपन ये चीज, है ना। खुर विभाजित खुर आता है एक तो 2 भागों में, एक आता है बिना विभाजित, जिसमें आपके क्या आता है, घोड़ा और गधा। आपने घोड़े की गुड़ताल देखी होगी, जो पैर के जो लगाते हैं, आपने मकान के आगे किसी दुकान पे किसी प्रतिष्ठान पे ऐसे सिंदूर लगा के ऐसे लगा होता है, उसमें कील ठोक के ये लो उसको लगा देते हैं, फिर वो सोचते हैं ये अपने रीति रिवाज में है, ठीक है, और फिर वो इससे अच्छा माना जाता है, मतलब शुभ माना जाता है। तो इसमें कहीं पे भी बेटा विभाजन नहीं मिलता आपको बीच में, तो ऐसे रहता है बिल्कुल। जबकि अपन गाय और भैंस और बकरी का इनका खुर देखते हैं तो वो ऐसे पाया जाएगा, आपको 2 अलग अलग हिस्सों में पाया जाएगा, उनको विभाजित खुर बोलते हैं, राइट। आगे देखते हैं वैज्ञानिक नाम। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोगों को ये चीजें आती होगी बट बहुत लोगों को नहीं, मेरे को सबको साथ लेके चलना रहता है। वैज्ञानिक नाम देखते हैं। विभिन्न प्रजातियों के वैज्ञानिक नामकरण हेतु बायोनोमिकल नोमेनकल्चर। बायोनोमिकल नोमेनकल्चर जिसको 2 टर्म नेमिंग सिस्टम बोलते हैं, वो किसने दिया था, केरोलस लीनियस ने दिया था। महत्वपूर्ण है बेटा, किसने दिया था, केरोलस लीनियस ने दिया था। कौन सी, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी थी मेरे बच्चा, केरोलस लीनियस ने। कब दी थी, 1753 में दी थी। कब दी थी, 1753 में दी थी। बायोनोमिकल नोमेनकल्चर हेतु लैटिन भाषा का यूज किया जाता है। जनरल क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति, केरोलस लीनियस, 1753, लैटिन भाषा का यूज किया जाता है। इस सिस्टम के हिसाब से किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 भाग होते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे आ रहा है वैज्ञानिक नाम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, और फसलों के बारे में पढ़ते हैं तो आता है अपना बोटेनिकल नेम।
जिसको अपन क्या बोलते हैं बोटेनिकल नेम को हिंदी में, क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बोटेनिकल नेम जैसे अपना गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, जो है बाजरा है, मक्का है, जिया, मेज, तो वो क्या है उनका बोटेनिकल नेम है, और इनका क्या है साइंटिफिक नेम है। अब आगे देखो, दो हिस्सों में होता है, दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है नाम के अंदर वो होता है बेटा जीनस का, और दूसरा होता है स्पीसीज का, दूसरा होता है स्पीसीज या जाति का। जैसे अपने भी तो होता है ना मुख्य नाम, मेन नेम और सरनेम। सरनेम का मतलब समझते हो, जैसे विकास, ये क्या है मेरा जीनस, अपन कह सकते हैं जीनस, ठीक है। और अपन अगर इसके आगे लगा दिए गुर्जर, तो ये मेरा क्या सरनेम हो गया या फिर जाति हो गई। इसको मैं उदाहरण के लिए समझाया, XYZ नहीं लेना चीजों को। तो कोई भी अपन द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस भाई साहब ने दी थी 1753 में, लेटिन भाषा का यूज करते हैं, और इसमें द्विनाम मतलब दो नाम होते हैं। पहला होता है जीनस, ठीक है, पहला होता है जीनस का, वंश का, दूसरा होता है स्पीसीज या जाति का। बेटा आगे देखते हैं, जैसे कि गाय का नाम है आपका बोस इंडिकस, क्या है बॉस इंडिकस, तो ये जो बॉस है वो क्या है इसका जीनस है, और इंडिकस क्या है इसकी स्पीसीज है, भारत की क्या है स्पीसीज है, बोस इंडिकस। आगे देखते हैं बेटा, अब मजा आएगा, अभी चालू कर रहे हैं। अब ये सबके नाम मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे देसी गाय हो गई बोस इंडिकस, विदेशी गाय हो गई बोस टार्टरस। अब ये टार्टरस स्पीसीज हो गई, क्या हो गई बेटा जाति हो गई जो बाहर की है, और इसका वंश तो वो ये गाय ही है ना ये। अब भैंस का देखो बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस क्या हो गया इसका जीनस, और बुबेलिस बुबेलिस ये क्या हो गया बेटा इसकी जाति, बोले तो स्पीसीज हो गई मेरे बच्चा इसके। आगे देखो दलदलीय भैंस, ठीक है, फिर आगे बकरी क्रेपा हिरकस। अब जो क्रेपा है इसका वो क्या है इसका जीनस है, और हिरकस है वो क्या है बेटा इसका स्पीसीज है। ये LSA 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। भेड़ ओविस एरिस, क्या है ओविस एरिस, वही दो नाम पद्धति हो गई, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। बेटा एक कुबड़ वाला कैमेलिस डर्मेटेरियंस बैक्टीरियंस, कैमेलिस बैक्टीरियंस, ठीक है, ये घोड़ा हो गया, इक्वस आपका गधा हो गया, याक हो गया, मिथुन कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मुर्गी, मुर्गी देखो गैलस डोमेस्टिकस। तो गैलस है वो है गया इसका जीनस, डोमेस्टिकस है वो हो गया बेटा क्या इसकी स्पीसीज हो गई। तो ये हो गए आपके नाम। आगे देखते हैं, अब गाय के शरीर के बाह्य भाग, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि एएफओ में और डब्ल्यूओ में और प्री पीजी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन कवर होते हैं। अब कोशिश करूंगा मैं इसको बहुत सही वे के अंदर आपको मैं समझा पाऊं, और आप भी मेरा साथ निभाना। इसमें पहला देखो पोल, पोल किसे बोलते हैं, सिर पर दोनों सींगों के बीच का स्थान। गाय के अंदर ये देखो यहाँ पे ये सींग है दोनों बेटा इसके, इन दोनों ऊपर यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ जो बीच में स्थान पाया जाता है गाय में, उसको क्या बोलते हैं POLL पोल, क्या बोलते हैं पोल। यहाँ पे देख लो दोबारा से, पोल किसे कहेंगे, सिर पर दोनों सींगों के बीच, सिर के ऊपर दोनों सींगों के बीच का स्थान। फिर आता है डेवलप या गल कंबल जिसको बोलते हैं। अब जब अपन नस्लें पढ़ेंगे तब आएगा अपने पास गल कंबल मुख्यतः किसकी विशेषता है। यहाँ पे देखो गले के नीचे झालर नुमा जो लटकती हुई त्वचा होती है, ये देखो डेवलप, इसको बोलते हैं गल कंबल। ये अपनी जो देसी गायें होती है ना साहिवाल वगैरह उन्हीं में पाई जाती है, गिर में भी पाई जाती है। ये जो देखो ये गाय के यहाँ पे ऐसे झालर के नुमा बिल्कुल सॉफ्ट एक स्किन है जो लटकती रहती है, उसको क्या बोलते हैं डेवलप या गल कंबल बोलते हैं। ठीक है आगे देखते हैं, नॉट सबसे ज्यादा विकसित डेवलप साहिवाल गाय में देखी जाती है, राइट। और साहिवाल को क्या बोलते हैं, साहिवाल को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसको आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। ब्रिस्केट, आगे के दोनों पैरों के बीच का स्थान, ब्रिस्केट आगे के दोनों। अब देखो यहाँ पे ब्रिस्केट कहाँ है, ये आगे के जो गाय के दोनों पैर है वहां पे थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ और गुदगुदा सा ऐसा पाया जाता है, जिसमें अपन कह सकते हैं लाइक ऊपर जो कुबड़ होती है ना वैसा ही नीचे उस टाइप में थोड़ा कम पाया जाता है, जिसमें स्टार्च वगैरह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं ब्रिस्केट। क्या बोलते हैं बेटा ब्रिस्केट। इसी भाग में ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण ब्रिस्केट ओडीमिया कहा जाता है या कोई रोग हो जाता है। नेवल फ्लैप, नेवल फ्लैप क्या होती है, नाभि के बीच लटकती हुई त्वचा। नोट सबसे ज्यादा विकसित नेवल फ्लैप साहिवाल गाय में देखने को मिलती है। नेवल फ्लैप ये यहाँ पे ये इसका हो गया जो ये अयन तंत्र, और इसके बीच में ये आगे के पैर हो गए, ये ब्रेस्केट हो गया, डेवलप हो गया, पोल हो गया बेटा। अब ये जो बीच में नाभि इसकी जो अपन छोटा बच्चा होता है फिर उसका वो तोड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं यार गाय भैंस में उसको, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उसको बोलते हैं। जिससे ये जब छोटी अवस्था में रहते हैं तो प्लेसेंटा क्या आपकी नाभि सूंडी से जुड़ी हुई होती है जो अपने को माँ से जच्चा से बच्चा को क्या पोषण का काम करती है प्लेसेंटा, ठीक है। अपरा जिसको बोलते हैं अपन बेटा, तो वो नेवल फ्लैप सूंडी, ठीक है, उसके आगे की त्वचा को। आगे देखते बेटा क्या है फ्लैंक, फ्लैंक किसको बोलेंगे, देखो अयन के ऊपर स्थित क्षेत्र फ्लैंक कहलाता है। गाय का फ्लैंक की तरफ गर्दन मोड़े रखना मिल्क फीवर का लक्षण है। देखो कितनी अच्छी चीज यहाँ पे आई है फ्लैंक, देखो यहाँ पे ये फ्लैंक अयन के ऊपर का,
अयन का ऊपर का, ये अपन कह सकते हैं ये अपनी पूरी गाय ऐसे खड़ी है, वो अगर पीछे की तरफ ऐसे गर्दन करके पड़ी है, ये हमने पढ़ा था। डिजीज और डिसऑर्डर दो चीज होती है, डिजीज तो होता है रोग, और एक होता है दैहिक विकार। दैहिक विकार, अब इस चीज को समझना, रोग में तो क्या होता है, कोई ना कोई बैक्टर इसके लिए उत्तरदायी होता है, वो हो सकता है क्या हो, सजीव, सजीव होता है, ठीक है, लिविंग, जैसे वायरस हो गया आपके, या कोई बैक्टीरिया हो गया, या कोई चिचड़ी हो गई, जू हो गई, वो हो गई। पर दैहिक विकार ऐसे होते हैं जिसमें नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर, या कोई न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। तो इसमें एक चीज देखिए आपने, देखना, ये देखना यहाँ पे फ्लैंक, फ्लैंक क्या है, थोड़ा समझ के पढ़ना है ना, टाइम लग जाएगा। मैंने पहले कहा था कोई जरूरी ऐसा काम है ना, मैसेज ऐसे तो पहले करके आ जाओ यार, अपनी क्लास में तो ऐसे ही टाइम लगेगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। फ्लैंक किसको कहेंगे अपन, ये हिस्सा अयन तंत्र के ऊपर वाला, या अपन कह सकते हैं पीछे की पीठ से नीचे का हिस्सा, या गाय के पीछे के दोनों पैर है उससे ऊपर का हिस्सा। अब गाय जब गर्दन इधर करके मोड़ मोड़ के बैठती है, हमने सीधा सा पढ़ा मिल्क फीवर जो कैल्शियम की कमी से होता है गाय में, मिल्क फीवर जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और गाय पीछे की तरफ गर्दन करके मोड़ते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो अयन के ऊपर का स्थित क्षेत्र गाय का फ्लैंक की तरफ गर्दन मोड़े रखना मिल्क फीवर की कमी का लक्षण है। घोड़े का फ्लैंक की तरफ गर्दन मोड़े रखना घोड़े का कोलिक का लक्षण है, घोड़ा में अगर ये लक्षण हो रहा है तो कोलिक में। स्विच किसको कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछा गया क्वेश्चन है स्विच, पूंछ के ऊपर पाए जाने वाले बालों का गुच्छा, ये देखो स्विच दिख गया, ये गाय थी। आपने देखा होगा आपके जो भैंस है या गाय है, उसकी पूरी पूंछ है और नीचे एक थोड़ा सा गुच्छा सा पाया जाता है ऐसे बालों का, जैसे भैंस की ब्लैक कलर की पूंछ है, व्हाइट कलर का गुच्छा पाया जाता है किसी किसी के, तो वो क्या कहलाता है आपका, स्विच कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्विच। और किसी किसी भैंस के यहाँ पे पोल पे टीका भी होता है बेटा, दोनों सींगों के बीच जो उभरा हुआ स्थान होता है वो, ठीक है, पोल। उसके बाद में देखते हैं हम्प, महत्वपूर्ण है बेटा, हम्प किसको कहेंगे, रुक जा भाई, हम्प गाय की पीठ का सबसे ऊपरी हिस्सा जो मुख्यतः थोइक केशुरिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहेंगे, हम्प। हम्प को हिंदी में बोलते तो मैं कह सकता हूँ कुबड़, क्या कह सकता हूँ, कुबड़, थुई, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, थुई, थुई बोलते हैं ना। हम विदेशी नस्लों में नहीं होती, बिल्कुल सपाट होती है रीढ़ की हड्डी, और इनमें क्या होता है, ऐसे होता है ऊपर थोड़ा उठा हुआ, और जो साहिवाल और जो गिर है उसके बहुत ज्यादा होता है, थुई, थम, हम, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा मेरे, आगे और मजा आएगा इसमें, बोर तो नहीं हो रहे ना यार। जानवर के सीने की माप शेफर के सूत्र से, एक सेकेंड यार, हाँ अभी दिख जाएगा आपको, ठीक है। शेफर का सूत्र, ये जब अपन वो करेंगे ना, शेफर का सूत्र, और वो बहुत सारे हैं वो पढ़ेंगे उस टाइम, अग्रवाल का सूत्र। अब ये सारणी है, मैं सोच रहा हूँ ये, हाँ, अच्छा ये सारणी समझा के फिर समझाऊंगा जो शब्दावली है वो, जानवरों से संबंधित शब्दावली, ठीक है। जानवर, यहाँ पे जानवर का नाम है जिसको अपन पालतू डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, गाय। अब गाय का नाम मैंने बताया था क्या था, बोस इंडिकस और बोस टाट्रिस, दो था। बोस इंडिकस मतलब देसी, बोस टाट्रिस मतलब विदेशी। अब देखो गाय जो है, गाय का जो वयस्क नर है, जो वयस्क नर है उसको क्या कहेंगे, बुल। वयस्क मादा को क्या कहेंगे, काउ। नवजात को क्या कहेंगे, काल्फ, जो अपने सिलेबस में था काल्फ, ठीक है, काल्फ। जवान नर को क्या कहेंगे, बुल्फ काल्फ। जवान मादा को क्या कहेंगे, हीफर काल्फ। हीफर किसको कहते हैं, बछड़ी को बेटा। समूह को क्या कहेंगे, हर्ड, क्या कहेंगे, हर्ड। गाय व भैंस के समूह को क्या कहते हैं बेटा, हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। छोटे से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका जो घर होता है उसको बायर अपन बोल सकते हैं, बायर। ये अभी तक नहीं पूछा, ये पूछा गया पेन किसको कहते हैं, पेन किसको कहते हैं। अब देखना पेन किसको कहते हैं, भैंस के बारे में देखो, बफेलो बुल, शी बफेलो, बफेलो, ठीक है, बफेलो, बफेलो काल्फ, ये सेम चीजें, हर्ड, ये महत्वपूर्ण था। आगे देखो बकरी, भेड़ और बकरी का देखना बेटा। भेड़, भेड़ का नाम ओविसेरिस, बकरी का नाम क्रेपा हिरकस, क्रेपा हिरकस। भेड़ का जो नर है, भेड़ का जो नर है, भेड़ का जो नर जिसको बोलते हैं मेल, जो मैच्योर, जो व्यस्क जो नर है उसको बोलते हैं बेटा रैम। क्या बोलते हैं, रैम। और मादा को बोलते हैं इव। रैम और इव याद रखना महत्वपूर्ण है, रैम और इव। माइक चालू ना, हाँ, रैम और इव। नवजात बच्चे को बोलते हैं लैम्ब, और बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग, वो आगे पढ़ेंगे। डिलीवरी को क्या बोलते हैं, प्रसव को क्या बोलते हैं, ठीक है। जवान रैम लैम्ब, रैम लैम्ब, ठीक है। जवान मादा इव लैम्ब। लैम्ब तो समझ में आ गया ना कि नवजात को बोलेंगे। और रैम किसको बोलेंगे, वयस्क को, वयस्क नर को। वयस्क मादा को क्या बोलेंगे, इव बोलेंगे अपन। समूह को क्या बोलेंगे, फ्लॉक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशली इस पे स्टार लगा रहा हूँ, फ्लॉक। फ्लॉक और पेन, फ्लॉक और पेन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट। अरे भाई ये क्या बात हुई, फ्लॉक और पेन
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सा क्वेश्चन आता है बेटा भेड़ के अंदर, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। प्लस भेड़ का जो आवास है, घर है, उसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं बेटा, पेन। और भेड़ का नाम ओविस एरिस है। और रैम और इव आपको याद रहेगा, लैम्प बोलते हैं बच्चे को। बकरी क्रेपा हिरकस, बक। बक और डोई, बक और डोई महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा। बकरी के वयस्क नर को क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं। वयस्क नर का मतलब क्या होता है, जो अपन कह सकते हैं कि वयस्क मादा तो वो जो गर्भकाल या अपन कहते हैं गर्भ धारण के लिए रेडी हो गई हो या मेच्योर हो गई हो, वो कहलाएगी। ठीक है, तो अपन इसमें क्या कहेंगे, बकरी का बक, बकरी का बक। और वयस्क मादा डोई, डोई या नैनी कहते हैं इसको बेटा, महत्वपूर्ण है ये भी, डोई या नैनी, क्या कहेंगे, नैनी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नैनी, यू, रैम, फ्लॉक, पेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नैनी किसको बोलेंगे बेटा, बकरी की वयस्क मादा को बोलेंगे, बकरी की वयस्क मादा को नैनी बोलेंगे। बच्चे को क्या बोलेंगे, किड। और बच्चा देने की क्रिया किडिंग, इसमें लैम्ब, लैम्बिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, बकलिंग, गोटलिंग, ट्रिप या बैंड। समूह को क्या कहेंगे, ट्रिप या बैंड। ठीक है, ये आप देख सकते हो। पेन, इसमें भी क्या बोलेंगे, पेन बोलेंगे। आगे देखते हैं सुअर, सुअर अपना दिया हुआ नहीं है पर देख लेते हैं, बोवर, शो, पेगल, पिगलेट, पिगलेट, बोरलिंग, गिल्ट। जवान मादा, जो सुअर की जवान मादा उसको बोलते हैं गिल्ट। अभी आगे शब्द आएगा ये, और स्टे, ये महत्वपूर्ण है। सुअर का रहने का घर कहलाता है स्टे, बकरी और भेड़ का कहलाता है पेन, और गाय और भैंस का कहलाता है बायर या ब्रैंड। ठीक है, उसके बाद में आता है घोड़ा, घोड़े का क्या कहलाता है अपने देखना, घोड़ा का स्टेबल। ठीक है, घोड़े का, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये अपना पूछा गया नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना बेटा। आगे चलते हैं, अब कुछ टर्म्स हैं आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि माँ के साथ बच्चों का समूह। अब यहाँ पे मैं दो चार चीज समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चा। माँ के साथ बच्चों का समूह, गाय और भैंस में तो क्या कहलाएगा, काल्फ एट फूट, काल्फ एट फूट, फुट मतलब पैर रे, काल्फ एट फूट, गाय और भैंस में। अभी दो चीज होती है यार, एक तो होती है विनिंग, विनिंग। अभी जो नॉर्मल चीजें होती है ना, सकलिंग, विनिंग, चयन, सिलेक्शन, वर्ण, डिस्पेडिंग, वो सब आगे पढ़ूंगा मैं, पहले कुछ अलग चीजें बता रहा हूँ, वो तो सभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक तो होती है बेटा विनिंग, दूसरी होती है आपकी सकलिंग। अब इसको देखना क्या होता है, सकलिंग क्या होता है, माँ प्लस बच्चा, या अपन कह सकते हैं जच्चा प्लस बच्चा। माँ जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, प्रसव की क्रिया होती है, कोई भी गाय या भैंस है, जैसे ही वो बच्चा देती है और वो दोनों साथ साथ रहते हैं, उसको बोलेंगे सकलिंग। सकलिंग का मतलब साथ साथ, सकलिंग साथ साथ, सकलिंग साथ साथ। पशु के बच्चे को और उसको, मादा को और पशु को बच्चे को, दोनों को साथ साथ अगर पालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सकलिंग कहते हैं। अब देखना विनिंग, विनिंग किसको कहेंगे, बछड़े को जन्म के तुरंत बाद, बछड़े को जन्म के तुरंत बाद, जैसे ही उसका जन्म हुआ तुरंत बाद उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, माँ से अलग कर दिया जाता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये गाय थी, जैसे इसका बछड़े का जन्म हुआ, इसको अपन दूसरे बाड़े में, इसको दूसरे बाड़े में, मतलब ये हार गए। और विनिंग, विनिंग का मतलब अपन जीत गए। इन माँ और बच्चे को अलग अलग करके मनुष्य जीत गया अपने फायदे के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बेटा, विनिंग क्यों करते हैं, विनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है विनिंग का। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं, पानी नहीं है, चलो कोई नहीं, मंगवाएंगे अभी। ठीक है, हाँ, विनिंग, विनिंग का मतलब है तो बछड़े और माँ को अलग अलग पालना, विनिंग, और साथ साथ पालना सकलिंग। और विनिंग का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बताओ कि यार ये गाय है, ये उसका बछड़ा है, और क्या ऐसा रीजन रहा होगा कि जन्म होते इनको अलग कर दिया हमने, और अलग करने को विनिंग हमने बोला, क्यों किया होगा, क्या उद्देश्य हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था आईसीआर के अंदर, हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अभी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ मैं, 3 क्लास में भरोसा दिला रहा हूँ, 3 क्लास मेरे साथ रह लो एनिमल में, दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लिखा हुआ बहुत पड़ा है, समझना है अपने को चीजें। तो विनिंग का जो मुख्य उद्देश्य वो होता है बेटा, स्वच्छ दूध उत्पादन, हेल्थी मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दूध उत्पादन। 100% अपन जिसको कहते हैं ना, अपन क्या कहते हैं यार, उसको साफ सुथरा रहते हैं ना, उसके लिए एक शब्द यूज होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या कहते हैं यार, अभी याद आएगा तब बताऊंगा मैं, है ना, आगे आएगा वो अपने पास। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए क्या करते हैं, अब देखो बछड़ा साथ रहेगा तो वो दूध, उससे गाय से अपन दूध उसको देंगे। ठीक है, गाय से दूध लेगा वो, ठीक है, और उसके मुंह में माटी भी खाएगा, जीवाणु भी होंगे और भी गंदगी होगी,
तो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं वो दूध उत्पादन में दोनों साथ रहते हैं। जैसे ही बछड़े ने दूध ले लिया, दूध चूख लिया, फिर अपन दूध निकालते हैं। दूध निकालने की विधियां भी अपन पढ़ेंगे, फुल हैंड फिस्टिंग, नकलिंग, ठीक है, वो भी अपन अभी देखेंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं, बछड़े और माँ को साथ रखना विनिंग, अलग अलग रखना सकलिंग, राइट। और अपन यहाँ पे टर्म पढ़े हैं क्या, कि माँ के साथ बछड़े को समूह या उनको समूह, समूह का बात करेंगे तो क्या कहलाएगा गाय और भैंस में काल फेट फूट, भेड़ बकरी और सुअर में क्या कहलाएगा सकलिंग, क्या कहलाएगा बेटा सकलिंग, और घोड़ी में क्या कहलाएगा फोयल एट फूट, फोयल एट फूट। आगे देखते हैं जानवरों की प्रजाति। गाय और भैंस की क्या है बोवाइन, बोवाइन वंश के हैं बेटा ये, गाय और भैंस बोवाइन। भेड़ किसकी है ओनिक, ओवनिक। बकरी किसकी है आपके कैप्रिन। कुत्ता क्या है कैनाइन। बिल्ली है फेलाइन। घोड़ा इक्वाइन, घोड़ा इक्वाइन। और सुअर है स्वाइन, सुअर क्या है स्वाइन। अब मैं अचानक से क्वेश्चन पूछता हूँ, बकरी और भेड़ को रखने का स्थान क्या कहलाता था बेटा पेन, क्या कहलाता था पेन। भेड़ के अंदर क्या कहलाता था रैम, और रैम वयस्क नर और वयस्क मादा, वयस्क मादा, कमेंट करो। बकरी के अंदर क्या कहलाता था बक और डोई, बक और डोई, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या है इसमें, जानवरों को जवान, जवान नर एवं जवान मादा किस उम्र में कहना शुरू करते हैं। अभी ये मैंने बताया था आपको कि जब वो मेच्योर हो जाते हैं। तो गाय और भैंस जब 8 महीने की हो जाती है बच्चा, तो वो जवान नर और मादा कहला सकते हैं। और इसके बाद में है भेड़ और बकरी में 6 महीने की उम्र से, सुअर में 3 महीने की उम्र से, और घोड़े में 1 साल का जब हो जाता है तब। ओपन एनिमल किसको कहते हैं बेटा, ओपन एनिमल किसे कहेंगे, ओपन एनिमल। जवान मादा जानवर जिसके साथ कभी भी प्रजनन न हुआ हो उसको क्या कहेंगे अपन ओपन एनिमल, या बछिया जिसको अपन कह सकते हैं। मेच्योर है पर अभी तक उसके साथ प्रजनन नहीं हुआ है, अभी तक उसके साथ प्रसव क्रिया नहीं हुई है, वो क्या कहलाएगी ओपन एनिमल। उसके बाद में क्लोज एनिमल किसे कहेंगे, जवान मादा जानवर जो गर्भवती हो गई है, जवान मादा जानवर जो गर्भवती हो गई है, जिसका प्रेगनेंसी रुक गया है, उसको अपन क्या कहेंगे क्लोज एनिमल, क्या कहेंगे बेटा क्लोज एनिमल। सेगी किसके कहेंगे सेजी, सेजी या मेंढा। रैम अभी नाम आया था अपना भेड़ में, जिसका प्रजनन के बाद में बधियाकरण किया गया हो, एक बार प्रजनन हो गया उसके बाद में उसका बधियाकरण कास्ट्रेशन कर दिया। अब कास्ट्रेशन क्या होता है, क्या क्या मेथड है, वो भी आगे पढ़ेंगे अपन। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ब्रूड मेयर, घोड़ी जिसे प्रजनन के लिए रखा गया हो ब्रूड मेयर कहलाती है, ब्रूड मेयर कहलाती है। अब भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये लाइनें मैंने पुराने पेपरों से उठाई है, जहां पे उनके ऑप्शन है वहां से उठाई, और ये पूछे जाते हैं ये टर्म्स, और इतनी बड़ी टर्म नहीं है। क्लोज एनिमल मतलब जो अभी तक प्रेगनेंस नहीं हुई है या बच्चा नहीं दी है, और ओपन एनिमल जो गर्भवती हो चुकी है मादा गाय भैंस के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ये लो जानवरों में प्रसव की क्रिया, आई थिंक दिख रहा होगा सबको। प्रसव मतलब डिलीवरी, ठीक है, प्रेग्ने, आगे देखते हैं। और समागम की क्रिया मतलब मैटिंग, समागम मतलब मैटिंग, समागम मतलब मैटिंग बेटा। अब देखो गाय और भैंस में प्रसव की क्रिया कहलाती है काल्विंग, क्या कहलाती है काल्विंग। और समागम या मैटिंग क्या कहलाती है सर्विंग, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में भेड़ में देखो, भेड़ में मैंने कहा था बच्चे को क्या बोलते हैं लैम्ब, और बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग, भेड़ का बच्चा लैम्ब, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग। और भेड़ में समागम या मैटिंग की क्रिया क्या कहलाएगी, सेक्सुअल जो होता है ना वो क्या कहलाएगा टुपिंग, क्या कहलाएगा टुपिंग, क्या कहलाएगा बेटा टुपिंग। भेड़ के अंदर टुपिंग कहलाएगा, भेड़ का रहने का जो घर है उसको क्या बोलेंगे पेन बोलेंगे। भेड़ में बच्चा दे, बच्चा जो है उसको क्या बोलेंगे लैम्ब बोलेंगे, और भेड़ के अंदर बच्चा देने की जो क्रिया है बेटा उसको क्या बोलेंगे लैम्बिंग बोलेंगे। क्लियर। भेड़ का नाम क्या है ओविसेरिस। उसके बाद में देखते हैं बकरी क्रेपा हिरकस किडिंग, बच्चे को क्या बोल रहे थे किड, किड बोल रहे थे, बच्चे को किड बोल रहे थे, बच्चे देने की क्रिया प्रसव क्रिया उसी को तो कहते हैं भाई। जब 310 दिन इसका गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल अवधि पूरी हुई और जो बच्चा दे रही है उसको प्रसव बोलते हैं, तो बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाएगी। और सर्विंग ये याद रखना, गाय भैंस और बकरी में सर्विंग, भेड़ में क्या कहलाता है टुपिंग, भेड़ में क्या कहलाता है टुपिंग। घोड़ी के अंदर देखो फोइलिंग, प्रसव की क्रिया फोइलिंग कहलाती है घोड़ी में, और समागम की क्रिया कवरिंग कहलाती है। आगे देखते हैं सुअरी, सुअर में तो होगा नहीं, सुअर थोड़ी देगा बच्चा, सुअरी तो देगी भाई। यहाँ पे घोड़ा तो नहीं लिखा हुआ, बकरा तो नहीं लिखा हुआ, भैंसा तो नहीं लिखा हुआ, भैंस ही तो देगी, सुअरी तो देगी। फॉरोविंग और कपलिंग ये महत्वपूर्ण है। सुअर में समागम या मैटिंग की क्रिया को क्या कहलाते हैं कपलिंग कहलाते हैं, भेड़ में टुपिंग कहलाते हैं, गाय भैंस बकरी में सर्विंग कहलाते हैं बेटा। आगे देखते हैं, इसको छोड़ो ये अपने नहीं है। ऊंटनी के अंदर देखें अगर तो लाखना, ऊंटनी में क्या कहलाता है लाखना, लखाना या लाखना कहलाता है समागम की क्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे आता है इनमें मांस का नाम, बहुत महत्वपूर्ण है।
जानवर उधर है, मास का नाम वो ड्रेसिंग परसेंट। ड्रेसिंग परसेंट क्या कहते हैं कि उससे कितना मास प्राप्त हो रहा है, वो अपना ड्रेसिंग परसेंट में आता है बेटा। किस में आता है? ड्रेसिंग परसेंटेज में आता है। आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, और ये सब पहले पढ़े हुए हैं आपके। अब बात करते हैं बकरी की बेटा। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? अरे यार, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। कितना परसेंट? 49% तक इसमें ड्रेसिंग पाई जाती है, सबसे कम मांस पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा अपन बकरी को जब बेचते हैं, जो व्यापारी जो अपने पास लेने आते हैं, जो मांस के लिए काटते हैं, ठीक है, तो वो आते ही बकरी की पीठ पे ऐसे मारते हैं या उसको वैसे पकड़ते हैं या उठा के देखते हैं, फिर उस हिसाब से अपने को रेट बताते हैं। तो वो किस बेसिस पर रेट बताते हैं बेटा? अपने को ड्रेसिंग परसेंट, ड्रेसिंग परसेंट के हिसाब से। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं बेटा अपन? चेवन। क्या बोलते हैं बेटा? चेवन। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? बकरी का नाम याद होगा, क्रेपा हिरकस, रहने का स्थान पेन, ठीक है। उसके बाद में बकरी में बच्चा देने की क्रिया किडिंग, बच्चा किड। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं भेड़। भेड़ में क्या बोलते हैं? मटन। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? मटन बोलते हैं। और इसमें कितना रहता है? 50%। तो कोई पूछे चेवन खाओगे या मटन, तो अपने को क्या कहना है भाई? दोनों ही नहीं खाना अपने को। तो मटन किसको बोलेंगे? भेड़ के मांस को बोलते हैं। फिर आता है गाय का, बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ बेटा। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। और गाय में कितना मांस रहता है? 55%। और गाय क्या है? हमारी माता है बेटा, ठीक है। भैंस, भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन, ठीक है, बफन। 57% तक इसमें पाया जाता है। कितना पाया जाता है? पोल्ट्री, चिकन, जो सबसे नॉर्मल मांस होता है उसको बोलते हैं चिकन। मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। 65 से 70% तक मुर्गी में मांस पाया जाता है। उसके बाद में देखो सुअर, पोर्क। क्या बोलते हैं बेटा? पोर्क। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं बेटा। और 72 सबसे ज्यादा अधिक जो मांस पाया जाता है ना, वो सुअर में ही पाया जाता है। देखना बेटा, ऐसे गोल मटोल हुआ रहता है और उसको धम, ठीक है, सुअर का मांस तो सबसे ज्यादा याद रहेगा अपने को, किस में पाया जाता है? सुअर में। और सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शिट, ये क्या हुआ? कैंसिल। पोर्क कहते हैं अपन। उसके बाद में देखो बछड़ा, बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं? व्हील, खरगोश का। फिर घोड़े का मांस आपका। ये पीडीएफ थोड़ा मेरे को क्या आगे से फोकस पड़ रहा है, तो दिख नहीं रही है ढंग से। सेवेलिन, सेवेलिन बोलते हैं। घोड़े के मांस को क्या बोलते हैं? सेवलिन, सेवलिन बोलते हैं, ठीक है बेटा, सेवलिन बोलते हैं। ये हो गया मांस का। बकरी चेवन, भेड़ मटन, गाय बीफ, भैंस बफन, ठीक है, पोल्ट्री चिकन, सुअर पोर्क, बछड़ा व्हील। आगे देखें। ये जानवर के मांस का हो गया, ये देख लेते हैं एक बार। जानवर से प्राप्त मांस की मात्रा केजी में, और ड्रेसिंग परसेंट क्या कहते हैं? जीवित जानवर के शरीर का वजन इंटू 100। जैसे एक बकरी है, उसका वजन है भाई साहब 14 किलो, 14 गुणा 100। अब जो आएगा वो आ गया उसका ड्रेसिंग परसेंट। और बकरी में क्या होता है? सबसे कम। बकरी के बाद में रहेगा भेड़ का, उसके बाद में रहेगा गाय का, फिर भैंस का, और सबसे ज्यादा बेटा सुअर का। किसका बेटा? सुअर का। और सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क, ठीक है। आगे देखते हैं। जानवरों की मांसपेशियों में मायोग्लोबिन की अधिकता पाई जाती है। जानवरों की पेशियों में मायोग्लोबिन की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इनके मांस को लाल रंग का मांस कहते हैं बेटा। लाल रंग का मांस या रेड मीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड मीट। किसके कारण? जानवर जो है उनमें मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण रेड मीट कहते हैं। पोल्ट्री मतलब बेटा मुर्गी पालन। मुर्गी पालन की मांसपेशियों में या मुर्गियों की मांसपेशियों में मायोग्लोबिन की कमी के कारण इसके मांस को क्या कहते हैं? सफेद मांस या व्हाइट मीट कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, रेड मीट कहलाता है, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और एबेसद चारों, तो अपने को क्या करना है? चारों। और सीधा सा आ जाए, व्हाइट मीट कहलाता है गाय, भैंस, भेड़ और मुर्गी। तो किसका कहलाएगा? मुर्गी का। क्यों? क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन की कमी पाई जाती है मेरे काना। आगे देखते हैं। खरगोश की मांसपेशियों में मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण इसके मांस को रंग सफेद एवं चमकदार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेरली व्हाइट मीट, राइट, पेरली व्हाइट मीट। आगे चले बेटा। ये आ गया जानवरों में बंदियाकरण से संबंधित शब्दावली। अब ये मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले कुछ शब्द हैं, पहले चलो यही समझ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। आपकी गाय है, बोस इंडिकस और बोस टार्ट्रिस। क्लियर बेटा? गाय के अंदर बधिया किया गया नर, बधियाकरण को बोलते हैं कास्ट्रेशन। अब समझना इस चीज को, बधियाकरण। एक तो होता है बधियाकरण और एक होता है बेटा नसबंदीकरण, वैसेक्टोमी। दोनों में अंतर समझना इस चीज को। बधियाकरण में क्या होता है? एक फिक्स एज पे उसके जो वृषण कोष हैं उनको कुचल दिया जाता है या उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो उनमें सीमेन की मात्रा या वीर्य की मात्रा वो बनती ही नहीं है, राइट।
बनती नहीं। और बधियाकरण क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, मांस बढ़ाने के लिए। भाई कोई भी बकरा है, कोई भी बकरी है, कोई भी बफेलो मेल है या कोई भी भेड़ है, ठीक है, तो उसमें कोई भी देख लो, इनमें से सुअर है, घोड़ा है, पोल्ट्री है, मुर्गा है, मुर्गे को भी अपन क्या बोलते हैं, बधियाकृत जो मुर्गा होता है, बधियाकृत कास्ट्रेशन किया हुआ जो मुर्गा है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, केपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केपन। और इस विधि को क्या बोलते हैं, केपोनाइजेशन। मुर्गी में क्या बोलते हैं, अंडाशय अपनयन या स्पेइंग, जिसके लिए डाईथाइल सिस्टिल वेस्टोल हार्मोन काम में लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। डाईथाइल सिस्टिल वेस्टोल हार्मोन काम में लेते हैं। मुर्गियों को भी इतनी सारी मुर्गियां, ये तो है नहीं एक एक मुर्गी को पकड़ के उनका बधियाकरण करा जाएगा, राइट। तो उनको क्या करते हैं कि दाने में ही ऐसा केमिकल मिला देते हैं डाईथाइल सिस्टिल वेस्टोल हार्मोन, जिससे वो खाएगी तो उनमें जो उनकी प्रेग्नेंट जो अपन कह सकते हैं बच्चा देने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, वो बधियाकरण हो जाएगी। जब बच्चा देने की क्षमता, सेक्सुअल उनकी जो एबिलिटी है, जब वो खत्म हो जाती है किसी में मेल या फीमेल की, तो उसका जितना भी खाया पिया है या जो भी एनर्जी है, जो कैलोरीज है, सारी किसमें लगेगी, उसका बॉडी जो सेल्स है उनको गेन करने में लगेगी, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन है सेल्स का वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें मास बन जाएगा। और मास किस लिए अपन उनको ले काम किसके ले रहे हैं, मांस के लिए काम में ले रहे हैं। भाई कोई बकरा है, उसका अपना बधियाकरण, इसको देसी भाषा में अपन बोले तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है, अभी बताता हूं मैं, ठीक है। बधियाकरण क्या हुआ, नर। तो गाय के अंदर क्या कहलाएगा, बुल्लक। क्या कहलाएगा, बुल्लक। हाँ, पहले मैं ये समझा रहा था बधियाकरण। बधियाकरण में क्या होता है, एक फिक्स एज पे इनके जो वृषण कोष है उन्हीं को खत्म कर दिया जाता है। जबकि नसबंदीकरण में क्या किया जाता है बेटा, नसबंदीकरण में किया जाता है वैसेक्टोमी, जिसका नाम सुना होगा। जैसे नर बड़ा हो गया, ये ठीक है, ये इसके अंडकोश है, ठीक है, कोई भी मादा है या कुछ भी है, ये शुक्रवाहिनी है, तो इसको यहाँ पे वैसेक्टोमी में इसमें गांठ दे दी जाएगी। मतलब इसमें सीमेन का निर्माण तो हो रहा है, इसमें सीमेन का निर्माण तो हो रहा है, पर ये किसी मादा को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, उसको क्या गर्भवती नहीं कर सकता, ये गर्भवती नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसमें सीमेन तो बन रहा है, पर वो अंडवाहिनी में ये अंडाशय तक पहुंच ही नहीं रहा है, अंडवाहिनी तक पहुंच ही नहीं रहा है। और जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं होगा, तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होएगी। फिर अब ये क्यों करते हैं भाई, इसका तो आपने समझा दिया सर कि बधियाकरण या कास्ट्रेशन जो है वो मांस की मात्रा बढ़ाने के लिए की जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी मेल या फीमेल है, उसका जब सेक्सुअल एबिलिटी उसकी खत्म कर देंगे अपन, उसकी जनन क्षमता उसकी खत्म कर देंगे, तो उसकी जो भी कैलोरीज वगैरह है वो सारी सेविंग होगी, और वो सारी किधर चेंज हो जाएगा उसका, कि मांस उसका बढ़ने लग जाएगा, फिजिकल ग्रोथ उसकी हो जाएगी, सेल्स जो है उसकी उनमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होएगा, सेल डिवीजन उसका बढ़ जाएगा, और फाइनली क्या होगा, उसमें जो मांस है उसकी मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, और अपने वो मांस के लिए काम में लेना था। तो बधियाकरण तो सर हमको समझ में आ गया कि भैया बधियाकरण कास्ट्रेशन ये चीज होती है, और इसका ये उद्देश्य है। और एक फिक्स एज पे उसके अंडाणुओं को, उसके शुक्राणुओं को, जहाँ पे वृषण कोष जो उसके हैं, ठीक है, उनको ही कुचल दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है, ये समझ में आता है। पर सर ये नसबंदीकरण क्यों किया, वैसेक्टोमी क्यों किया, इसको अपन अगर बोले तो ऑपरेशन करना कह सकते हैं अपन, समझने के लिए ना, अदरवाइज चीजें नहीं लेनी बेटा, ऑपरेशन अपन इसको कह सकते हैं। लाइक कोई नर है, ठीक है, कोई भी अपन कह सकते हैं, कोई भी सांड है अपने पास, या बुल है, एक बुल है जिसका हमने कास्ट्रेशन कर दिया, तो इसमें वीर्य या सीमेन जो है वो बनेगा ही नहीं बेटा, बनेगा ही नहीं, ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। पर एक दूसरा बुल है बेटा, एक दूसरा बुल है, उसमें क्या सीमेन तो बन रहा है, सीमेन तो बन रहा है, वीर्य निर्माण तो उसमें हो रहा है बेटा, पर वो क्या हो रहा है, जब समागम की क्रिया हो रही है, जब मैटिंग की क्रिया हो रही है, जब टैपिंग, सर्विंग, जो क्रियाओं के नाम है अपने, हमने पढ़ा अलग अलग, गाय भैंस में सर्विंग कहलाती है, भेड़ में टैपिंग कहलाती है, ठीक है, पढ़ा ना बेटा हमने। तो उसमें हमने एक चीज देखी, उसको क्या बोलते हैं, समागम की क्रिया। जब समागम या अपन कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है, जब नर और मादा दोनों जब मिल रहे हैं, उनमें प्राकृतिक जनन जब हो रहा है सेक्सुअल, तो उस टाइम क्या होगा, जो नर के, अब जो नर था ना वैसेक्टोमी क्या हुआ, उसमें शुक्राणु तो बन गए बेटा, इसमें सीमेन तो बन गया, पर ये सीमेन मादा के आपके अंडाशय तक या अंडवाहिनी तक पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि इसकी जो शुक्रवाहिनी है उसमें गांठ दी हुई थी कहीं पे, उसको नसबंदीकरण, शब्द से समझ में आ रहा है नसबंदीकरण। तो ये तो समझ में आ गया कि नसबंदीकरण किससे कहेंगे, उसमें फीलिंग्स भी है, हार्मोन्स भी है, उसमें सीमेन भी बन रहा है, पर फिर भी वो क्या मादा को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। अब इसका क्या रीजन है, मतलब इसका क्या काम है, तो इसको बोलते हैं टीजर बुल। क्या बोलते हैं बेटा मेरे, टीजर बुल। और टीजर बुल का यूज किसके लिए किया जाता है, अब समझाता हूं मैं। टीजर बुल का यूज किया जाता है किसी मादा के अंदर वो हीट पीरियड में या पाली पीरियड में है या नहीं, उसकी पहचान करने के लिए। अब वो उसकी क्यों जरूरत पड़ी वो समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन, शर्माने की चीजें नहीं है, ठीक है। कोई भी गाय है, ठीक है, अब इसके अंदर
इसको अपन जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैंने अभी शब्द याद यूज किया था, हाँ उसका अंदर उसका हीट पीरियड मेरे को जानना है। जो आपका रहता है ना हीट पीरियड, जिसके अंदर अपन सीमेन लगवाते हैं और ज्यादा चांसेस बनते हैं अपने प्रेगनेंसी रुकने के, कि गाय अपनी ज्ञापन हो ही जाती है, उसको बोलते हैं हीट पीरियड। अब कुछ गायें ऐसी होती है जिनको अपन बोलते हैं साइलेंट हीट, जो आता है शे ब्रीडर, SHY, शे ब्रीडर या साइलेंट हीट, शर्मिली गाय। तो वो क्या करती है, उनका जो ये जो हीट पीरियड या पाली पीरियड है, जो हीट में आना कहते हैं ना, वो लक्षण क्या करती है, प्रदर्शन नहीं करती है, वो लक्षण प्रदर्शित ही नहीं करेगी। तो अपने को पता ही नहीं चलेगा ये हीट पीरियड में पाली में है या नहीं। तो अपन कब सीमेन लगवाएंगे उसके, कब उसको उसमें जनन करवाएंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चांसेस बने कि वो गर्भ उसका रुक जाए। तो उसकी पहचान के लिए क्या, गाय के अंदर जो हीट पीरियड है उसकी पहचान के लिए क्या, टीजर बुल का यूज किया जाता है। और टीजर बुल, अब देखना, और टीजर बुल किसको कहते हैं, जिसके अंदर सीमेन तो बन रहा है पर वो उसको क्या कर सकता है, प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे एक गाय है मेरे पास साहिवाल नस्ल की, या सपोज दैट एक गाय है मेरे पास गिर की, गिर गाय है, और मेरे को इसमें आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करवाना है, AI करवाना है, इसमें सीमेन लगवाना है, पर मेरे को सही टाइम का पता नहीं चल रहा। और मैं अगर इसको नॉर्मली एक सामान्य बुल के पास लेके जाता हूं, और अगर वो बुल मैटिंग करता है इसमें, तो वो हो सकता है वो इस नस्ल का ना हो, और मैटिंग हो गई तो मेरी पूरी नस्ल खराब हो गई, ठीक है, मिक्सित नस्ल हो गई। पर मेरे को प्योर गिर ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्योर गिर का सीमेन लगवाऊंगा। उसका मेरे को सही टाइम पता लगाने के लिए हीट में है नहीं, मेरे को एक ऐसे बुल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे सांड की जरूरत पड़ेगी जिसमें सीमेन का निर्माण तो हो रहा है, पर वो गाय को क्या नहीं कर सकता, गर्भकाल नहीं दे सकता, मतलब गर्भवती नहीं कर सकता, सीधी सी बात। तो उसको टीजर बुल कहेंगे। तो दो शब्द अपने पास आए बेटा, पहला आया अपने पास बधियाकरण, जिसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। दूसरा अपने पास आता है बेटा नसबंदीकरण या वैसेक्टोमी। दोनों में अंतर समझ में आ गया। कास्ट्रेशन में अपन सीधी सी बात करें तो कैपन, बधियाकरण जो मुर्गा होता है, यहाँ पे देखो कैपन, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन में बधियाकरण मुर्गे को कैपन कहते हैं, और ये क्रिया केपोनाइजेशन कहलाती है। स्प्रेड या अंडाशय अपनयन ये किसमें, मादा मुर्गियों में करते हैं, और मांस के लिए करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई इथाइल सिस्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन, ठीक है, डाइथाइल सिस्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। अब आगे देखते हैं, गाय में क्या कहते हैं बधियाकरण को, बुल्लक या स्ट्रीट, मादा में स्प्रेड कहते हैं। गाय की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, बेलोविंग। अभी आगे आएगा वेलोविंग, एक तो आता है डब्लू वाला वेलोविंग, एक आता है बी वाला। तो बेलोविंग तो होता है बेटा इनका रंभाना, क्या कहते हैं, रंभाना। हो सकता है एक गाय दूसरी गाय को देख के राम रही हो सकता है एक गाय सांड को देख के राम रही हो। तो जो उसकी आवाज करना होती है ना, भा भा रंभाना, उसको बोलते हैं बेलोविंग। और एक होता है डब्लू वेलोविंग, वो होता है उनका कीचड़ में या पानी में गाय और भैंस का तैरना, वेलोविंग कहलाता है। तो ये दो शब्द हैं, उनका ध्यान रखना। यार मेरे को पानी की बहुत ज्यादा नीड है। कोई आए तो मंगवाए, ठीक है। तो वेलोविंग तो होता है बेटा रंभाना, और वेलोविंग क्या होता है, तैरना। अभी अपन का बात कर रहे हैं कास्ट्रेशन की या बधियाकरण की। भेड़ के अंदर क्या कहलाता है, वीडर। भेड़ में क्या कहलाता है, वीडर, और वही स्प्रेड और बेल्टिंग। भेड़ का रंभाना क्या कहलाएगा, बेल्टिंग, और भैंस का, गाय का क्या कहलाएगा, बेलोविंग। आगे देखते हैं बकरी में क्या, वही सेम चीज, कास्टेड, स्प्रेड, ठीक है। सुअर में क्या कहलाएगा, हॉग या स्टेग वर्ड एक जगह और यूज होता है, जैसे अपन किसी क्लब वगैरह में जाते हैं तो दो चीज होता है, एक तो होता है स्टेग एंट्री, होता है कपल एंट्री। स्टेग मतलब अकेला नर, ठीक है, अकेला लड़का, या कोई भी जो कपल में नहीं, स्टेग। तो सुअर के अंदर अगर कास्ट्रेशन कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, स्टेग कहेंगे, और वही स्पेड, ठीक है। और सुअर का जो चिल्लाना होता है, आवाज करना, कहलाता है ग्यूटरिंग। आगे देखते हैं घोड़ा, ग्लेडिंग वो स्प्रेडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, छोड़ो ये अपने है नहीं सिलेबस में। आगे देखते हैं बेटा, ये देखो अब आ गया अपने पास और भी अच्छी चीज है, सॉरी हिपर किसे कहेंगे, बछिया। गोवंश में जवान मादा जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो, उसको क्या, जो एक भी बार गर्भवती नहीं हुई हो, मतलब पहली बार, वो क्या है, क्लोज एनिमल, क्लोज कह सकता हूं उसको मैं, क्लोज एनिमल हमने पढ़ा था, जो एक बार भी गर्भवती नहीं हो, क्लोज एनिमल कहलाती है। और हिपर किसको कहेंगे, बछिया, गोवंश में, सिर्फ भैंस के नहीं बेटा,
गाय के अंदर गोवंश का मतलब, एक मिनट सर, यार पानी पकड़ा दो मेरे को ना, थोड़ी देर की और रहती फिर आपकी क्लास करते हैं। हीपर, हीपर मतलब बछिया, गोवंश के अंदर जवान मादा जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा है पर अभी तक वो गर्भवती नहीं हुई, उसको अपन क्या कहेंगे, हीपर या बछिया। उसके बाद में बुल, बुल क्या होता है, गोवंश में वयस्क नर। अब वयस्क नर क्या, मैंने बता दिया आपको, जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, इसे बेल, सांड या ऑक्स भी कहते हैं। ऑक्स वो ऑक्सफोर्ड स्कूल वाला, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल है ना, ऑक्सफोर्ड के स्कूल के बच्चों को हम ऐसे ही चिढ़ाते हैं बेलफोर्ड, उनको क्या कहते हैं हम, बेलफोर्ड। तो ऑक्स का मतलब होता है बेल बेटा, गोवंश के अंदर। फिर आता है बफेलो बुल, क्या आता है बेटा, बफेलो बुल, भैंस के अंदर वयस्क नर जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, इसे भैंसा भी कहते हैं, इसे भैंसा भी कहते हैं। बुल्लक, बुल्लक गोवंश में बधिया कर किया हुआ नर जिसे बोझा ढोने के काम में लिया जाता है, वो बुल्लक कहलाता है। ऐसा गोवंश के अंदर ऐसा बैल या ऐसा सांड जिसकी प्रजनन क्षमता खत्म कर दी गई है, कास्ट्रेशन उसमें कर दिया गया था बचपन में ही, उसको अपन क्या कहेंगे, बुल्लक कहते हैं। फिर आता है स्ट्रीर, गोवंश में बधियाकरण किया हुआ नर जिसे मांस के लिए यूज किया जाता है, बाकी गाय का मांस यूज करना नहीं चाहिए, ये इसके बाद में करते हैं। चलो शुरू करते हैं वापस से, अब जाके थोड़ा शांति मिली है, क्योंकि कितने मिनट की क्लास हो गई यार, पता नहीं चल रहा, 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं कंटिन्यूस मेरे को बोलते हुए ना, कोई बात नहीं, इतनी कैलोरी। आगे देखते हैं, स्ट्रीर गोवंश में बदिया, ये पढ़ लिया ना हमने, आगे देखते हैं भाई। ट्रीजर बुल, अभी आया था टीजर बुल, टीजर बुल ये एक वैसेक्टोमीजाइड मेल है, ये एक नसबंदीकरण किया हुआ, नसबंदी, ये एक नसबंदी कर क्या है, मेल है, जिसमें शुक्रवाहिनी, ठीक है, को 2 सिरों में बांधने के पश्चात बीच से काट दिया जाता है। टीजर बुल में शुक्र जनन की प्रक्रिया सामान्य चलती है, शुक्र जनन मतलब सीमेन वगैरह जो है उसमें शुक्राणु जो है वो तो बनते हैं पर वो पहुंचते नहीं है, ठीक है, चलती है, तथा टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव भी सामान्य होता है, सब चीजें सामान्य, बस जो नली है ऑपरेशन उसका कर दिया जाता है बेटा। टीजर बुल में शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन स्खलन नहीं होता है, लेकिन उनका स्खलन के समय शुक्राणु शरीर के बाहर नहीं आते हैं, अतः ये मादा को गर्भित नहीं कर सकता, ये बात तो मैं समझा रहा था इतनी देर। यह मादा में गर्मी का पता करने या हीट पीरियड का पता करने या पाली का पता करने के लिए काम में लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टीजर बुल बोलते हैं। वैसेक्टोमी की जाती है, वैसेक्टोमी की गई है तो टीजर बुल है, और कास्ट्रेशन या बधियाकरण किया गया तो दूसरा, ठीक है। आगे देखते हैं, यह है महत्वपूर्ण, स्पेइंग किसको बोलते हैं, स्पेइंग मादा जानवरों के अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल देना या इनको डीएक्टिवेट कर देना ताकि वो बच्चा पैदा ना कर सके, बच्चा पैदा ना कर सके, उसको कहेंगे स्पेइंग। और ये मुर्गियों में मेनली यूज किया जाता है, और उसमें डाई इथाइल सिस्टल वेस्ट्रॉल हार्मोन का यूज किया जाता है बेटा, ओके। आगे देखते हैं, स्पेइंग को ओव्यूल हेस्टेरेटोमी भी कहा जाता है, जिसमें मादा में स्पेइंग की जा चुकी है उसे स्पेड कहा जाता है। मादा जानवरों में कास्ट्रेशन के स्थान पर स्पेइंग शब्द काम में लिया जाता है, कास्ट्रेशन मतलब बधियाकरण, बधियाकरण, बधियाकरण की जगह क्या है, स्पेइंग काम में लिया जाता है मादा में, नर में बधियाकरण। बेलोविंग, अब ये देखो बेटा, BELLOWING, बेलोविंग क्या होता है, गाय और भैंस में आवाज आवाज करती है ना, जिसको बोलते हैं रंभाणा, रंभाणा चारे के लिए रंभा सकती है, या कुछ कुछ भैंसें ऐसे होती है जो उन्हीं को दूध देती है, दूध का टाइम होते ही रंभाने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बेलोविंग कहते हैं बेटा। आगे देखते हैं, अगला शब्द है अपना वेलोविंग, वेलोविंग, वेलोविंग क्या होता है, जानवर का पानी या कीचड़ में लेटना या तैरना वेलोविंग कहलाता है। यह सामान्यतः भैंस व सुअर में देखने को मिलती है बेटा। उद्देश्य क्या है इनका, तापमान नियंत्रण एवं परजीवी नियंत्रण। जब भैंस और सुअर जब पानी में चले जाते हैं, लोट पलोट करते हैं, जब अपन पानी पिलाने उनको लेके जाते हैं होद पे, तो वहां पे थोड़ा बहुत कीचड़ है तो भैंस की प्रकृति है उसमें लेट जाएगी, पैर ऊपर करके इधर उधर करेगी, सुअर भी ऐसा करता है। वो क्यों करते हैं, ये देखो, तापमान नियंत्रण खुद का शरीर का टेम्परेचर मेंटेन, और परजीवी नियंत्रण, खुरेरा क्या कहते हैं, ग्रूमिंग,
11वीं क्लास से पढ़े आ रहे हो। जानवरों के बालों में त्वचा को ब्रश के माध्यम से नहलाना, उनको बिल्कुल खुरैरा करना कहलाता है। परजीवियों से सुरक्षा के लिए, अच्छा रक्त संचार के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा दूध देने के लिए, उनका मन लगाने के लिए, उनको शांति देने के लिए, XYZ कुछ भी कह सकते हो। जानवरों के बालों में त्वचा को ब्रश के माध्यम से साफ सफाई करना खुरेरा कहलाता है। खुरेरा के लिए क्राइकॉम्ब, कॉम्ब, ठीक है, ऐसे कॉम्ब आता है वो, और ब्रुश और बॉडी ब्रुश काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं बेटा, खुरेरा के उपयोग, खुरेरा क्यों किया जाता है? त्वचा से धूल के कणों को हटाने के लिए, कमजोर बालों को हटाने के लिए, बाह्य परजीवियों को हटाने के लिए। बाह्य परजीवियों में क्या क्या आता है बेटा? चिचड़ी और आपके जू, चिचड़ी और जो धुआं, रक्त परिसंचरण को बढ़ा के त्वचा की चमक, कोई भैंस को बेचना हो अपने को तो अपन क्या करेंगे, उसको बढ़िया नहलाएंगे, खुरेरा करेंगे और उसकी मालिश वालिश करेंगे। जिससे 2-3 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे और उनका अपन शाम को कुछ खाने का ले आएंगे। आगे देखते बेटा, कार्ड या रंट, सुअर में प्रसव के समय पैदा होने वाला अंतिम बच्चा, ठीक है, जो सबसे कमजोर होता है। क्योंकि सुअर में देखना आप एक बार, सुअर हो आपके या फिर हाँ सुअर, और जैसे खरगोश हो गया, जिनमें 6, 7, 8 बच्चे होते हैं, उनमें एक बच्चा जो होता है सबसे एंड वाला, वो क्या होता है? वीक होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? रंट, कार्ड या क्रिट। आगे देखते हैं, ये आ गया गर्भकाल अवधि, जो मैंने बताया था। गर्भकाल अवधि या गेस्टेशन पीरियड, विभिन्न अलग अलग है ये गेस्टेशन। अरे यार ये क्या हुआ, स्क्रीनशॉट का हो गया क्या? इसको काट देता हूं मैं, ठीक है। अभी देखते हैं गेस्टेशन पीरियड, निषेचन से लेके प्रसव के बीच का समय, या मैं कह सकता हूं जिस टाइम निषेचन के लिए एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश, क्या बोलते हैं यार, हाँ छोड़ो, निषेचन से लेके मतलब अपन कह सकते हैं प्रेगनेंसी से लेके, या समागम जिस दिन हुआ उस दिन से लेके जिस दिन डिलीवरी हो रही है बच्चे की, डिलीवरी होने को अलग चीज कहते हैं, ये जो बीच का पीरियड है उसको क्या बोलेंगे? गर्भकाल या गर्भावधि, जो सब में अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो किसमें कितनी होती है, यहां से देखते हैं। गाय के अंदर, गाय में होती है बेटा 9 महीने और 9 दिन, 9 महीने 9 दिन गाय में होती है, मतलब 282 से 283 दिन होती है गाय में। उसके बाद में देखते हैं बेटा भैंस में 310 दिन, कितनी होती है? 310 दिन। इसको ऐसे याद रखना है मेरे बेटा, 10 महीने और 10 दिन। भैंस में कितनी होती है? 10 महीने 10 दिन। गाय में कितनी होती है? 9 महीने 9 दिन मेरे बेटा। आगे देखो भेड़ में 145 दिन, भेड़ में कितनी होती है? 145 दिन। इसको कैसे याद रखूंगा मैं? 5 महीने 5 दिन, 5 महीने 5 दिन। ये किसकी है? भेड़ की। देखो गाय 282 दिन, भैंस 310 दिन, भेड़ 145 दिन, ठीक है। अब आती है आपकी बकरी, बकरी में आता है 152 से 155 दिन, 5 महीने 5 दिन, वही बात है लगभग, ठीक है। 152 से 155 दिन किसमें? बकरी में। क्रेपा हिरकस, रखने का स्थान पेन, बच्चा देना किडिंग, बच्चा किड। भेड़ में बच्चा लैम्ब, बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग, रखने का स्थान पेन, ठीक है। आगे देखते हैं सुअरी, सुअरी जो आपकी है, सुअर की वाइफ, वो 114 दिन में बच्चा देती है, मतलब 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन, 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन, और ये सुअरी बच्चा दे देगी। और सुअरी जो बच्चा देगी, सुअर की वाइफ, जो सबसे एंड वाला बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे? अभी देखा था हमने, ठीक है, जो कमजोर होएगा। आगे देखते हैं घोड़ी, ये भी पूछ लेता आपको कई बार, घोड़े की वाइफ यू मीन घोड़ी, है ना। 341 दिन, 11 महीने 11 दिन, 11 महीने 11 दिन किसके हैं बेटा? घोड़ी के। कितने? 341 दिन, 341 दिन। आगे देखते हैं ऊंटनी 390 दिन, ऊंटनी के 390 दिन, ऊंट की वाइफ, ठीक है, कितने? 390 दिन मेरे बच्चा, 390 दिन। उसके बाद में देखते हैं खरगोश 30 से 32 दिन, कुतिया जिसको बोलते हैं बिच 62 डेज, है ना, बिल्ली 62 डेज। ये अपने को पूछता नहीं, जनरल नॉलेज को मैंने बता दिया आपको, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, याद रखना। गाय में 282 दिन, भैंस में 310 दिन, भेड़ में 145 दिन, बकरी में 155 दिन या 152 दिन, सुअरी में 114 दिन, ठीक है, घोड़ी में 341 दिन और ऊंटनी में 390 दिन बेटा। आगे देखते हैं, ये क्या है? देसी गाय में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन 3rd लैक्टेशन में होता है, 3रे ब्यात में होता है, जबकि भैंस में 4थे ब्यात में होता है, विदेशी गायों में 5वें में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो, अब ये मोस्ट टर्म्स है, वो जो जनरल नॉलेज वाले शब्द है ना,
सिलेक्शन, चयन, वर्ण, वो सबको याद है। बाकी मैं इस क्लास के एंड में वो भी बताऊंगा, उनको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। बोर तो नहीं हो रहे यार क्लास में? मुझे नहीं लगना चाहिए बोर हो गए आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर की है हमने। देखो तो आप पिछले 1 घंटे में बहुत सारी चीजें क्लियर की है, और आने वाले 20 मिनट में और भी बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्लास में थोड़ा मजा आएगा, बेसिक्स क्लियर होंगे ना, उस टाइम मजा आएगा। ये शब्द मैं आपको वीडियोस में याद करवा दूंगा। ईइंग क्या होता है, आइंग क्या होता है? भेड़ की आंखों के चारों ओर ऊन को हटाना। उद्देश्य क्या है? ऊन से होने वाले अंधेपन, वूल ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, मैंने पढ़ा है, और मैं आपको बताऊंगा कौन से पेपर में आया था। वूल ब्लाइंडनेस, वूल ब्लाइंडनेस किस में पाया जाता है? एक तो ये भेड़ में पाया जाता है, पहली चीज तो, और दूसरी चीज इसके बचने के लिए क्या किया जाता है? आइंग, आइंग किया जाता है, उसके आंखों के चारों ओर से जो ऊन है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टैगिंग, मादा भेड़ ईव जिसको बोलते हैं, के पिछले हिस्से से ऊन को हटाना। उद्देश्य समागम या मैटिंग को आसान बनाने के लिए। आपने वो पढ़ा होगा, जमुना पा रही है, पीछे के पैरों पे बाल होते हैं। वैसे भेड़ के अंदर जो उसकी पूंछ और पीछे का हिस्सा है, जो पीछे के पैरों के ऊपर जो बाल है, जो ऊन है, उसको हटा देना। उसका उद्देश्य क्या होता है? समागम को या मैटिंग को आसान बनाना। और इसमें मैटिंग को क्या बोलते हैं भेड़ के अंदर? भेड़ ओविस एरिस बेटा, भेड़, लल्डी। ठीक है, लल्डी में क्या बोलते हैं आपको? लल्डी उन्या। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? समागम को, मैटिंग को टॉपिंग, टपिंग। ठीक है। रिंगिंग, नर भेड़ या रैम के शीशन के चारों ओर से ऊन को हटाना। उद्देश्य वही मैटिंग को आसान बढ़ाना। रिंगिंग, अब रिंगिंग का शब्द अगर आ जाता है एनिमल में तो सीधी सी यही दिमाग में आती है, वो पशुओं को चिन्हित करने की विधिया, रिंग डाल देना। वो नहीं है बेटा, ये रिंगिंग ये अलग है। भेड़ के अंदर जो रैम होता है, रैम बोलते हैं, रैम या राम जिसको कह रहे हो, रैम बोलते हैं इसको, पढ़ा ना, रैम यू। ये जो शीशन के चारों ओर से ऊन को हटा देना। उसके बाद में है क्लिपिंग, शरीर से बालों को हटाना, क्लिपिंग कहलाता है। आगे देखते हैं। शेयरिंग, भेड़ के शरीर से ऊन को हटाना। भेड़ में वर्ष में कम से कम एक बार शेयरिंग अवश्य करनी चाहिए, मतलब उसकी ऊन अवश्य हटानी चाहिए मेरे बेटा। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे बेटा? डॉकिंग। क्या कहलाती है? डॉकिंग। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग। और इसका उद्देश्य क्या है? देखो, भेड़ की पूंछ कीचड़ वगैरह में किसी में हो जाएगी गलती से, उसमें एक तो परजीवी रहेंगे। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है, परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं। अब भेड़ की पूंछ अगर कीचड़ में हो गई बाई चांस, तो वो क्या, सबकी आदत है, कुत्ता की पूंछ सीधी नहीं होती, तो भेड़ की पूंछ भी हिलने से नहीं रुकती। वो जैसे हिलाएगी तो उससे क्या, छींटे वगैरह, कीचड़ वगैरह उसकी ऊन में लग जाएगा, और ऊन की क्वालिटी और सफेद जो है वो क्या है, धब्बे हो जाएंगे। तो इसलिए भेड़ में पूंछ काटी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं बेटा। उचित समय सर्दियां समाप्त होने के तुरंत पश्चात, क्योंकि सर्दियों में अगर भैंस की, सॉरी, भेड़ की आपकी ऊन आपने काट ली तो सर्दी से ही मर जाएगी बेचारी। और हाँ, पर ये तुम बहुत निर्दयी हो, क्या करते हैं, भेड़ की ऊन को काट लेते हैं सर्दियों में और उससे आपके जैकेट बना देते हैं। ठीक है, जो गुद्दे वाले जैकेट आते हैं ना। यदि साल में 2 बार शेयरिंग की जाए तो दूसरी शेयरिंग वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर करनी चाहिए। ठीक है, शेयरिंग ऐसे समय नहीं करनी चाहिए जब वातावरण अधिक गर्म या अधिक ठंडा हो। शेयरिंग के उपकरण ये आगे पढ़ाएंगे आपको। अभी देखते हैं अपन आगे की चीजें। फ्लेसी, भेड़ से एक समय में उतारी गई ऊन की परत, कॉट ऑफ वूल कहलाती है। डिपिंग क्या होता है? बाह्य परजीवियों को नियंत्रण करने के उद्देश्य भेड़ को सल्फर आर्सेनिक के घोल में डुबोकर बाहर निकालना। ऐसे आपने देखा होगा, एक पाउंडी रूप में बनाया होता है, एक जिसको अपन बोलते हैं देसी भाषा में खेड़ी। ठीक है, वो रहती है, उसमें सल्फर आर्सेनिक का घोल बना दिया जाता है, और भेड़ों के झुंड को लाइन वाइज से एक एक भेड़ को उसमें से निकाला जाता है, तो उसमें से डूब के निकल जाती है। डिपिंग कहलाती है, नहाना जिसको कहलाते हैं। वो भेड़ के जो बाह्य परजीवी है, भेड़ के ऊन के अंदर बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं बेटा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम। चलता फिरता फ्रिज किसको बोलते हैं बेटा? कैप्रा हिरकस को। किसको? बकरी को। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? किड। और बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। भेड़ के अंदर डिपिंग कम से कम वर्ष में एक बार जरूर करनी चाहिए। डिपिंग का उचित समय है शेयरिंग से तुरंत पहले, जब आप ऊन काट रहे हो, जब आप ऊन काट रहे हो, ऊन काटना शेयरिंग। और ऊन कितने बार काटनी चाहिए साल में? एक बार तो कम से कम।
कब काटनी चाहिए? जब या तो ज्यादा ठंड ना हो या ज्यादा गर्मी ना हो। ऐसा ना हो सर्दियों से पहले भेड़ को गंजी कर दो, वो मर जाएगी। लू चल रही है और उससे पहले भेड़ को गंजी कर दी, वो वैसे परेशान हो जाएगी। तो अगर 2 बार आपको करनी है तो पहली तो करो सर्दियां जाने के तुरंत बाद, एक करो वर्षा ऋतु के बाद या पहले, ठीक है। तो इसमें अपना क्या कह रहा है, डिपिंग का उचित समय शेयरिंग के तुरंत पहले। शेयरिंग मतलब ऊन काटने से पहले, तुरंत पहले उसको डिपिंग करना चाहिए, किसमें? उसके बाह्य परजीवी से बचाने के लिए सल्फर आर्सेनिक के घोल में। अब एक रोग आपने पढ़ा होगा जो भेड़ की ऊन से, जो उसमें वूल फैक्ट्रीज में काम करने वाले थे उनसे आदमियों में हो गया था, याद है क्या? डिजीज पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, कमेंट कर देना, मेरे को तो पता है, आप कमेंट कर देना एक बार, ऐसा कौन सा रोग था जो ऊन की फैक्ट्रियों से मजदूरों में आ गया था। जिसे वूल शूटर डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। डिपिंग की विधियां हैं बेटा, छोड़ो ये, अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये डिपिंग के वो हैं बीमारी के उपचार से हिसाब से। मक्खी का अगर उपचार करना है तो सल्फर डिप देनी है। जू का अगर उपचार करना है, जिन बच्चियों के जू हो रखी है, जिन लड़कियों के जू है, वो डीडीटी या जो आपका डेट्रिन आता है उसके घोल में अपना माथा डुबो देना, ठीक है। टिक्स, जिनके चिचड़े, जो जिन भैंस या अपन कह सकते हैं भेड़ के चिचड़े हो रहे हैं, उनको BHC और आर्सेनिक के घोल में डिप करना चाहिए। स्केबलाइम सल्फर सॉल्यूशन, सल्फर के सॉल्यूशन में। आगे देखते हैं बेटा, ये कुछ राजस्थान के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स हैं पशुपालन से संबंधित, उनको देख के फिर मैं जो दुनिया पढ़ाती है वो मैं पढ़ाऊंगा एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। इनके बाद में फिर अपनी क्लास खत्म होगी। NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो हड़बीड़ बीकानेर 1842 और 1984 इसकी स्थापना का, ये मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये देख लो आप एक बार। कश्वरी, इसमें जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ। कश्वरी अविकानगर मालपुरा टॉक 1962, ठीक है। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर का है अविकानगर मालपुरा टोंक में है। आप घुसोगे थोड़ा आगे जाओगे, खूब विजिट किया हुआ, अब की बार जब भी विजिट करने जाएंगे यहाँ पे इसका व्लॉग में आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। कश्वरी कहाँ पे है बेटा? मालपुरा टोंक, अविकानगर मालपुरा टोंक 1962। फिर है सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर एक चीज के लिए और फेमस है, सोयल हेल्थ कार्ड। सोयल हेल्थ कार्ड वहीं से रिलीज हुआ था, नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था वो कमेंट कर देना मेरे को। उत्तर प्रदेश में है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली, ठीक है। सेंट्रल एवियन पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल पशु, ठीक है, कैटल गोवंश मेरठ के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स मखदूम फर मथुरा, बकरी का कहाँ पे है? मखदूम फर मथुरा। बकरी का नाम क्या है? क्रेपा हिरकस। क्रेपा हिरकस मतलब दो अपन शब्द ले रहे हैं, मतलब द्विनाम पद्धति, जो किसने दी थी? केरोलस लीनियस ने दी थी। दोनों लेटिन भाषा के शब्द होता है। पहला होता है बेटा क्या? पहला क्या होता है? जीनस, दूसरा क्या होता है? स्पीसीज होता है, राइट। आगे चलते हैं मेरे बेटा, आगे क्या क्या है? हरियाणा वाले आ गए अब। NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज पशु आनुवंशिकी, करनाल हरियाणा में है। उसके बाद में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। NDRI है एक, NDD भी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो है आनंद गुजरात में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास, वो कहाँ पे है बेटा? आनंद गुजरात। और NDRI कहाँ पे? नेशनल डेयरी रिसर्च करनाल हरियाणा, याद रहेगा। NDDB आनंद गुजरात, NDDB डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात, और जबकि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। मेरे बच्चा आगे देखते हैं। बफेलोज पे CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफेलोज, भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मखदूम, मखदूम जगह है, फर है मथुरा। और यहीं पे अगर बात करूं गोवंश की तो वो क्या है? मेरठ। कहाँ पे है? मेरठ, जो यूपी में पड़ रहा है आपके, ठीक है, यूपी MP। आगे देखते हैं बेटा, नेशनल इक्वाइंस, इक्वाइंस कहाँ पे? इक्वाइंस का मतलब होता है घोड़ा, हिसार, घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। आगे देखते हैं हैदराबाद में कौन कौन से? नेशनल मीट रिसर्च हैदराबाद में है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री, डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री आपके जो मुर्गी पालन का जो है वो कहाँ पे? हैदराबाद में। और राजस्थान का अगर बात करें मुर्गी अनुसंधान निदेशालय तो कहाँ पे बेटा? अजमेर में। सर्वाधिक मुर्गियां भी अजमेर में। और जो पशु गणना होती है आपकी, पशु गणना, जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य।
दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। और ये होती है बेटा हर 5 वर्ष के अंतराल पे होती है पशु गणना। और कौन कराता है? राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन अजमेर। और राजस्थान के अंदर जो मुर्गी अनुसंधान जो है प्रशिक्षण वो अजमेर में है। और पशु गणना है वो अजमेर कराता है। राजस्थान जो पशु राजस्व मंडल वो अजमेर में है। पहली पशु गणना कब हुई थी? दिसंबर 1919 से लेके अप्रैल 1920 में। अभी तुम एक बार ये देखो, मैं पानी पी लेता हूँ। आगे देखते हैं। पिग मतलब सुअर पे। सुअर अनुसंधान गुवाहाटी आसाम में है। याक अरुणाचल प्रदेश। और मिथुन का कहाँ है? मोदीफेजमा नागालैंड झालराबनी। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई अपनी स्लाइड है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। नॉर्मली चीजें बातें हो गई, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं इनके अलावा एक्स्ट्रा अपन। ये कोई झुंड है, ये कोई पशुओं का झुंड है। हमने क्या पढ़ा था? पशुओं को अपने बेनिफिशियल यूज के लिए अपन पाल रहे हैं, ठीक है। मैं अपने लाभ के लिए कोई भी पशु पाल रहा हूँ। कितने मिनट हुआ है? नहीं हुई अभी ज्यादा क्लास, ठीक है। मैं कोई भी पशु अपने लाभ के लिए पाल रहा हूँ, तो अपने लाभ के लिए अपने इच्छित गुणों के अनुसार या मेरी जरूरतों को, मेरी नीड को जो पूरा कर सके उस हिसाब से झुंड में से किसी पशु को उठाना या सिलेक्शन करना क्या कहता है? चयन या सिलेक्शन। चयन या सिलेक्शन। यहाँ पे 20 गाय खड़ी थी, मैंने 20 की 20 गायें देखी जो अच्छा दूध देने वाली थी, मेरे बाड़े में रह सके, मेरे हिसाब से जो कंफर्ट थी, मैंने उस गाय को इस झुंड में से निकाल लिया। उसको मैं क्या कहूंगा? चयन या सिलेक्शन। क्लियर बेटा? अब बात आती है आगे। ये मेरा डेयरी फार्म है, यहाँ पे 30 जानवर है। 30 में से बेटा 27 जानवर अच्छा दूध दे रहे हैं, पर 3 जो जानवर है ना उनमें से एक तो हो गया बीमार और 2 दूध नहीं दे रहे। तो मैंने क्या किया? ये मेरे कुछ काम नहीं आ रहे, इनको मेरे झुंड में से, चयनित झुंड में से, ये 30 के 30 में छांट के लाया था। और ये क्यों छांट के लाया था? क्योंकि मेरे उद्देश्यों की ये पूर्ति करे। मेरा जो इनसे पर्पज है वो मेरा इनसे निकले बेटा। और जो मेरा पर्पज इनसे नहीं निकल रहा है, चीज को समझना, इसको कहेंगे कलिंग या निकृष्टन। कलिंग या निकृष्टन। निकृष्टन किसको कहूंगा? कलिंग या निकृष्टन। चयनित पशुओं में से। इसको तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि किसी झुंड में से अवांछनित पशु को चुनना सिलेक्शन वर्ण या चयन कहलाता है बेटा। सिलेक्शन वर्ण या चयन कहलाता है। दूसरी अपने पास बात आई, चयनित पशुओं में से किसी अवांछनीय पशु को बाहर कर देना। बाहर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरा जो उद्देश्य थे उनको पूरी नहीं कर रहा। वो उसको फ्री में थोड़ी चारा खिलाऊंगा, उसको मैंने बाहर कर दिया। या तो उसके कुछ रोग हो गया तो मेरे को उसको सैनिटाइज करना था, ठीक है, उनसे दूर करना था, इसलिए मैंने कर दिया क्वारंटाइन, ठीक है, तो उसको अलग कर दिया। तो मतलब चुने हुए में से किसी भी वे के अंदर अगर अलग करे हो तो उसको कहेंगे कलिंग या निकृष्टन। चुनना, सिलेक्शन या वर्ण। उसके बाद में बेटा आपके पास शब्द आता है डॉकिंग। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग, ठीक है। डॉकिंग के बाद में आता है फलसिंग। फलसिंग, गर्भवती भेड़ को अलग से आहार देना फलसिंग कहलाता है। ये सब 11th क्लास से पढ़े हुए हो, फिर भी मैं एक एक बार और बता देता हूँ। फलसिंग किसे कहेंगे? गर्भवती भेड़ को अलग से आहार। डी बिकिंग किसको कहेंगे? डी बिकिंग, मुर्गी में चोंच काटने की क्रिया डी बिकिंग कहलाती है। 1/4 भाग ऊपरी चोंच, 1/8 भाग नीचे की चोंच काटते हैं। चोंच काटने का यंत्र डी बिकर कहलाता है। डी बिकिर कहलाता है। और क्यों काटते हैं? चोंच क्यों काटने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मुर्गियों में जब NaCl की कमी हो जाती है तो मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मार के घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है? मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना कैनाबोलिज्म कहलाता है, जो कि NaCl की कमी के कारण होता है। और NaCl की कमी के कारण होता है जिसके अपन चोंच काट देते हैं, उसको डीबिकिंग कहते हैं। डीबिकिंग में चोंच 1/4 भाग ऊपरी चोंच, 1/8 भाग नीचे की चोंच काटते हैं, क्योंकि उसको कम काटते हैं नीचे की चोंच को, कि दाना उठाने में उसको दिक्कत ना हो। और NaCl की कमी जब हो जाती है और अपन कहे कैनाबोलिज्म जब हो जाता है तो मुर्गियों को संगमरमर अपन खिलाते हैं, संगमरमर के टुकड़े अपन खिलाते हैं बेटा। आगे देखें और जो छोटे छोटे शब्द हैं आपके, डीवर्मिंग। डीवर्मिंग होता है पशुओं का या मुर्गियों का उनके पेट और उनकी आंत के अंदर, उनके पेट और उनकी आंत के अंदर पाए जाने वाले जो कृमि है, सूक्ष्म कृमि जो है, छोटा बच्चा था शुरू में माटी आटी खा लिया, कृमि है, तो उनको मारना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डीवर्मिंग कहलाता है। डीबिकिंग, डीवर्मिंग, डिसबडिंग, डीहॉर्निंग और डीबिकिंग, बहुत सारे शब्द हैं देखना, एक जैसे शब्द है। डॉकिंग, भेड़ में पूंछ काटना, पूंछ काटना। उसके बाद में आया डीवर्मिंग,
पशुओं की आंत से कृमियों को मुक्त करना। आपने देखा होगा अपने घर पे नॉर्मली जब छोटा बच्चा होता है, बछड़ा होता है गाय या भैंस का, तो कुछ दिन बाद उसके अपन उसको सरसों के तेल में हल्दी मिला के देते हैं ना, देसी इलाज में अगर बताऊं तो सरसों के तेल में हल्दी मिला के उसको नाड़ देते हैं। वो किस लिए देते हैं? उसके पेट में जो कृमि है वो हट जाए, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, जो चारा खा रहा है वो उसके लगने लगे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डीवर्मिंग कहते हैं। और एक था डिपिंग। डिपिंग डिपिंग क्या था? अभी हमने पढ़ा, बाह्य परजीवियों से मुक्ति के लिए उसको एक केमिकल में से या ऐसी दवाई में से निकालते हैं, नहलाते हैं, डुबोते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, उसको डिपिंग कहते हैं। देखा अभी हमने भेड़ की डिपिंग करवाते थे परजीवियों से बचने के लिए। डीवर्मिंग तो अंदर के कर्मी, बाहर डिपिंग। डॉकिंग पूंछ काटना। इसके बाद में आता है अपना डीबिकिंग। डीबिकिंग एक जैसे शब्द है ना, उनमें कंफ्यूजन वाले। डीबिकिंग का मतलब होता है चोंच काटना। चोंच काटना 1/4 भाग 1/8 भाग। अब चोंच से संबंधित आ गया कैनाबोलिज्म, एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना। उसके बाद में आता है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग और डिसबडिंग, दो शब्द है, डी हॉर्निंग और डिसबडिंग। डिसबडिंग बेटा, डी हॉर्निंग और बडिंग। डिसबडिंग तो क्या होता है? छोटी उम्र में ही पशुओं के सींगों को दबा देना। गाय वगैरह में छोटी उम्र में ही बछिया या जो पशु है जन्म से जो 7 दिन तक का अंतराल, उसी में पशु के सींगों को दबा देना क्या कहलाता है? डिसबडिंग। और डीहॉर्निंग क्या होता है? बड़े पशु के सींगों को काटना, वायर लेके या आरी द्वारा, फन्नर द्वारा सींगों को काटना, डीहॉर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो ये एक जैसे 6-7 वर्ड है, इनको आप देख लेना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को बिल्कुल भी। फिर आता है कैपोनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया। कास्टिंग, पशुओं को गिराना, ये आगे इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कास्टिंग का। तो पशुओं को गिराना, पशुओं को गिराना कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ये, बहुत ही छोटी छोटी चीजें। लेयर्स हो गया, ग्रोर में टीजर वुल मैंने बता दिया। डम्ड पेल क्या होती है? डम्ड पेल एक सकरे मुंह की बाल्टी होती है इस टाइप से, ऐसे, जिसमें दूध निकालने की यूज की जाती है, डम्ड पेल कहलाती है। क्या कहलाती है? डम्ड पेल कहलाती है। और ग्रूमिंग किसे कहते हैं? अभी ब्रश से नहलाना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ग्रूमिंग किसे कहते हैं। कैनाबोलिज्म किसे कहते हैं बता ही दिया है। प्रथम पशु जनगणना मैंने बताई दी है, दिसंबर 1919 अप्रैल 1920, 5 साल से होती है। राजस्व मंडल अजमेर कराता है। राजस्थान मुर्गी प्रशिक्षण जो संस्थान है कुक्कुट वाला, वो अजमेर में है। सबसे ज्यादा मुर्गियां अजमेर में है, अंडे अजमेर में है। और बात करें कुक्कुट का सेंटर का, तो वो हैदराबाद में है। मांस अनुसंधान हैदराबाद में है। ठीक है, आई थिंक इतना काफी रहेगा। अब सेकंड क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो देखना। ये तो हमने जनरल नॉलेज की बातें कर ली। सेकंड क्लास में पढ़ेंगे गाय के प्रसव। प्रसव क्रियाएं मैंने सब में बता दी, याद करवा दूंगा सेकंड क्लास में रिवाइज। प्रसव के बाद में खीस जो पिलाते हैं ना, खीस पिलाने के बाद में बच्चे के जो भी क्रियाएं हो रही है, सींग काटना, पटकना, नियंत्रण करना, सीमेन देना, आर्टिफिशियल इंस्यूमेशन करना, जैसे कृत्रिम योनि हो गई, टेम्परेचर कितना रखते हैं। ठीक है, गाय में 39, भैंस में 41, 45 डिग्री के कोण पे। सीमेन जो होता है वो कितना चाहिए? क्रायो प्रिजर्वेशन अपन पढ़ेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 से 3 ग्राम, 0.5 से 1 ग्राम छोटे पशुओं में। तो ये अपन चीजें ml, सॉरी, ये चीजें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सींग काटने की विधियां, चिन्हित करने की विधियां, पशुओं में कास्ट्रेशन करने की विधियां, पशुओं को गिराने की विधियां। ठीक है, पशुओं में एआई करने की विधियां, कृत्रिम योनि विधि। ठीक है, विक्षण विधि, रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम, ये चीजें। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पशुओं को बांधने की विधियां, मुंह से मुंह, पूंछ से पूंछ। उसके बाद में बेटा अपन पढ़ेंगे पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। मतलब अगली जो सेकंड क्लास होगी ना, जिसने ये फर्स्ट क्लास क्लियर कर ली, इनके नाम वगैरह जो जनरल चीजें थी, जो सारणियां मैंने बताई वो। और सेकंड क्लास में ये जो छोटे छोटे 8 से 9 जो टॉपिक है आपके, वो रहेगी 2 से 2.5 घंटे क्लास। वो इतने अच्छे से, इनमें समझने की ज्यादा चीजें नहीं थी, सेकंड क्लास में है। इतने अच्छे से मैं कवर करवाने वाला हूँ कि इन 2 ही क्लास में एनिमल हस्बेंड्री का, अगर ब्रीड्स को छोड़ के अपन बात करें ना, डेयरी वाले को छोड़ के, तो लगभग अपन 45% सिलेबस 2 ही क्लास में कर देंगे। अगली क्लास अपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो इस क्लास में मैं आपका फीडबैक देखूंगा कैसा क्या रहता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी देर जो नॉन स्टॉप मैंने बोला है, जो एफर्ट्स किए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होंगे और आपके काम आएंगे और आपके समझ में आएगा। तो जिसने यहाँ तक एंड तक क्लास देखी, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और क्लास को लाइक कर देना।
और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं क्लासमेट्स के, बीएससी में हो या एमएससी में हो या तैयारी कर रहे हो, कॉलेजेस के ग्रुप है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में इस क्लास को शेयर कर देना और चैनल का पेज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारे स्टाफ की, हमारे फैकल्टी की और हमारी क्लासें पसंद आती है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही काम कर रहे हैं, फ्री में बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज तो दे रहे हैं, खाली बैठे रहने से, गलत नॉलेज देने से अच्छा कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं। अगर इफ आपको ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं। और आप नहीं भी दिखाते हैं तो भी हम आपको ऐसे ही प्यार लुटाते रहेंगे जब तक हमारे पास है चीजें, राइट। आपसे हमें किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमें उल्टा कुछ दो या हमें आपसे कुछ रिफंड चाहिए। हमारी इच्छा है, हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं इसलिए हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। जो देख रहा है उसको भी बहुत ज्यादा प्यार, जिसके समझ में आ रहा है उसको भी मेरी ओर से बहुत ज्यादा प्यार, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो डिसलाइक कर रहा है, जो नहीं देखना चाहता हमें, है ना, तो उसको और भी ज्यादा प्यार। हम ऐसे ही आते रहेंगे आपके सामने टाइम टू टाइम। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, लव यू। यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आभार यार आपका। और सही में समझ में आया तो प्यारा सा हॉनेस्टली रिव्यू मेरे को दे देना। बाकी मैं ये कह रहा हूँ, जो सेकंड क्लास अपनी रहेगी, सेकंड और थर्ड, उसके अंदर अपन डेयरी का और एनिमल का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे। इसमें तो कुछ इतना था नहीं, मतलब चीजें, फिर भी मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की। उनमें अपन कहानी सुन सुन के, घर की जो अपनी गाय भैंस के किस्से है ना, वो बता बता के मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे कि सभी के लिए सफिशियंट रहेगा मेरे हिसाब से मैटर। हिंदी मीडियम वालों बच्चों का तो बहुत ही बेस्ट, एनिमल का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट है डब्ल्यू की, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये मैं करवाने वाला हूँ। और भी हमारे टीचर्स की रेगुलर क्लासेस हो रही है। तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली नहीं होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कम दिखा हो उनका। बाकी मैं इतना भरोसा दिला रहा हूँ, जो भी फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ा रही है वो वेल एजुकेटेड, बिल्कुल जिनको नॉलेज है वो ही बंदे हैं, बिना नॉलेज वाले नहीं है। अब कोई भी माँ के पेट से सीख के तो आता नहीं है कि आपको आते ही फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा इंप्रेशन दे, पर अगर आप उनको साथ निभाते हो, उनको और मोटिवेशन देते हो, उनको सही हॉनेस्टली रिव्यू उनको देते हो, उनका साथ निभाते हो, कोऑपरेट करते हो, तो मैं कह रहा हूँ एक दिन हम फ्री में इस शिक्षा जगत में, एग्रीकल्चर में जो कचरा, जो कीचड़, जो गंदगी जो फैला रखी है ना मार्केटिंग, उसको खत्म करके बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी उनको कोऑपरेट करते हो और समझते हो उस चीज को कि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होगी। बाकी इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, कम पढ़ा देंगे थोड़ा सा, उस वे में कि पूरा जो पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पर गलत कभी नहीं पढ़ाएंगे, इतना मैं भरोसा आपको दे सकता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच यार, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। बहुत जल्दी हमारे 150 के कंप्लीट हो रहे हैं। 1.5 लाख बच्चे बिना किसी इंस्टीट्यूट के, फैकल्टीज वगैरह अभी आई हैं, और इतना प्यार बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी इंस्टीट्यूट के, बिना किसी प्लेटफॉर्म उसके, पेड कोर्स के, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हो सकता है किसी के लिए डिजिट बहुत छोटा हो, 1.5 लाख, ठीक है, पर मेरे लिए ये, मैं ऐसे मानता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसके सामने मेरे एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच यार। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों में रहो और अच्छा बन जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू।